नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो से आपके जीएस के सारे सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में जीएस के सारे सब्जेक्ट से प्रश्न लिए गए हैं और इन प्रश्नों से भी संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और इस एक वीडियो से आपके जीएस के सारे सब्जेक्ट का रिवीजन होने वाला है। तो चलिए अपना क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला पहला अंतिम व्यक्ति कौन है। तो अंतिम व्यक्ति की पूछ रहा है कि बुद्ध ने सबसे लास्ट में किस व्यक्ति को दीक्षित किया था। तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें सबसे पहले लास्ट में बुद्ध ने भद्रक को दीक्षित किया था, या फिर आपको सुभद्र भी नाम मिल सकता है, इन्हें सुभद्रक भी नाम मिल सकता है, इन्होंने दीक्षित किया था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, सुभद्र भी मिल सकता है, इन्हें बुद्ध ने दीक्षित किया था। अब भगवान बुद्ध के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। और लुम्बिनी कहाँ पे पड़ता है? ये नेपाल में पड़ता है। अब आपसे पूछेगा कि इनके बचपन का क्या नाम था। इनके बचपन का भी नाम आप लोग याद रखेंगे। इनके बचपन का जो नाम था सिद्धार्थ था। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और बात करते हैं भगवान बुद्ध के गृह त्याग के बारे में पूछा जाता है। एक तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि इनकी गृह त्याग कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी। तो 29 वर्ष की। और गृह त्याग की जो घटना है उसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो उस घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति आपसे पूछेगा किस नदी के किनारे हुई थी। तो नदी के किनारे अगर पूछेगा तो निरंजना नदी के किनारे आप लोग बताएंगे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति, निरंजना या फिर फाल्गुनी नदी के किनारे। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। फाल्गुनी और निरंजना दोनों नदियों का नाम आप लोग याद रखेंगे। और बात करते हैं मृत्यु इनकी कब हुई थी। भगवान बुद्ध की जो मृत्यु है ये कहाँ पे हुई थी, कब हुई थी? तो ये कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर में हुई थी। तो इनको हम लोग रिवीजन भी करते चलते हैं साथ में। तो देख लेते हैं। तो भगवान बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। तो अंतिम व्यक्ति के बारे में पूछ रहा था। तो ये भद्रक है, सुभद्र या फिर सुभद्र भी नाम मिल सकता है। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल में, जो कि पड़ता है, यहाँ पे हुआ था। अब भगवान बुद्ध की गृह त्याग की घटना कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? तो इनकी गृह त्याग की घटना 29 वर्ष की अवस्था में हुई थी। और गृह त्याग की जो घटना है वो क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है निरंजना नदी के किनारे हुई थी। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, निरंजना या फिर फाल्गुनी मिल सकता है। और बात करते हैं इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी। भगवान बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। इनके बचपन का क्या नाम था? तो बचपन का नाम भी आप लोग याद रखेंगे, सिद्धार्थ था इनके बचपन का नाम। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे क्योंकि ये पूछा जाता है। वायुमंडल दाब मापने के लिए उपयुक्त यंत्र कौन सा है? तो वायुमंडल का दाब हमेशा किस में मापते हैं? बैरोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? बैरोमीटर से। और वायुमंडलीय दाब का जो मात्रक, एसआई मात्रक आपसे पूछ ले क्या होता है। वायुमंडलीय दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? बार होता है। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बार होता है। ठीक, और एक और आप लोग प्रश्न याद रखेंगे। जैसे आपसे पूछेगा कि आइसो बार लाइन क्या करता है। आइसो बार लाइन किस चीज का संकेत होता है? तो आइसो बार लाइन या फिर रेखा जो होता है ये समान वायुमंडलीय दाब वाले स्थान को दिखाता है। क्या दिखाता है? ये समान वायुमंडलीय दाब वाले स्थान को दिखाता है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे। समान वायुमंडलीय दाब को ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछेंगे कि गैसों का दाब किस में मापा जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि वायुमंडलीय दाब तो बैरोमीटर से मापा जाता है, ये तो क्लियर है। लेकिन आपसे पूछे कि गैसों का दाब किस में मापते हैं, गैसों का दाब का मापन किस यंत्र से किया जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए, मैनोमीटर से करते हैं। गैसों का जो दाब होता है उसका माप मैनोमीटर से करते हैं। और वहीं आपसे पूछ ले कि जल का आर्द्रता किससे मापते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जल का आर्द्रता का मापन किससे करते हैं। तो जल की आर्द्रता का जो मापन है वो हाइग्रोमीटर से करते हैं। किस मीटर से? हाइग्रोमीटर से जल की आर्द्रता का मापन करते हैं। वहीं आपसे पूछ ले कि जल के आपेक्षिक घनत्व का मापन किससे करते हैं। आपेक्षिक जो घनत्व होता है उसका मापन किससे करते हैं। तो ये करते हैं हाइड्रोमीटर से। दोनों थोड़ा सा अंतर है।
हाइड्रोमीटर से करते हैं। तो ये दोनों अंतर आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे जल की आर्द्रता किससे मापते हैं तो आप लोग बताएंगे किसमें, हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पदेन राय लगा हुआ है और हाइग्रोमीटर में भी पदेन राय लगा हुआ है, तो इससे आप लोग कंफर्म कर लेंगे। ठीक, तो इसका रिवीजन करते हैं। आपसे पूछे कि वायुमंडलीय दाब का मापन के लिए उपयुक्त यंत्र कौन सा है, तो बैरोमीटर से मापते हैं वायुमंडलीय दाब। किस यंत्र से, बैरोमीटर से। अगर आपसे पूछे वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक होता है बार। और गैसों का दाब का मापन किससे किया जाता है, तो गैसों का दाब का मापन मैनोमीटर में किया जाता है। अब बात करते हैं आइसोबार रेखा क्या रिप्रेजेंट करता है या फिर क्या दिखाता है, तो ये समान वायुमंडलीय दाब वाले क्षेत्र को दिखाता है। समान वायुमंडलीय दाब वाले क्षेत्र को ये दिखाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि जल की आर्द्रता का मापन किस यंत्र से किया जाता है, तो हाइग्रोमीटर से। लेकिन वहीं आपसे पूछे कि जल का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो हाइड्रोमीटर। दोनों थोड़ा सा अंतर है, इस अंतर को भी आप लोग याद रखेंगे। भारत में किसका निर्यात नहीं किया जाता, तो देखिए ऐसा कौन सा फसल है, ऐसा कौन सा अनाज है या फिर फसल आप कह सकते हैं जिसका निर्यात नहीं किया जा सकता, तो भारत में जो है दाल का निर्यात नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि उत्पादन कम है। क्या है, उत्पादन भारत में कम है, इतना होता है कि भारत खा पाए, तो इस वजह से नहीं किया जाता। सर्वाधिक अधिक उत्पादन होता तो किया जाता। और आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक दाल का उत्पादन भारत का कौन सा राज्य करता है। सर्वाधिक अगर आपसे पूछ ले कि दाल का उत्पादन भारत का कौन सा राज्य करता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि मध्य प्रदेश करता है। सर्वाधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, मध्य प्रदेश में दलहन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत सर्वाधिक निर्यात किस चीज का करता है, भारत सर्वाधिक जो है निर्यात आपसे पूछ ले किस चीज का करता है, तो सर्वाधिक निर्यात भारत करता है सूती कपड़े का। किसे, सूती कपड़े का सर्वाधिक निर्यात करता है। लेकिन आपसे पूछे कि किस नगदी फसल का सर्वाधिक निर्यात करता है, किस नगदी फसल का भारत सर्वाधिक क्या करता है, निर्यात करता है, तो इसका जवाब कुछ और हो जाएगा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा चाय का। चाय ऐसी नगदी फसल है जिसका भारत सबसे ज्यादा निर्यात करता है। तो यहाँ पे ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक निर्यात के मामले में इसे देखा गया है। ठीक, तो अगला, तो इसका रिवीजन करेंगे। भारत किसका निर्यात नहीं करता, तो भारत जो है दाल का निर्यात नहीं करता। क्यों, क्योंकि उत्पादन न्यूनतम है, इस वजह से निर्यात नहीं किया जाता। सर्वाधिक दाल का उत्पादन करने वाला भारत का कौन सा राज्य है, तो सर्वाधिक दाल का उत्पादन भारत में मध्य प्रदेश राज्य करता है। और सर्वाधिक निर्यात करने वाली भारत में कौन सी वस्तु है, तो भारत सर्वाधिक सूती कपड़े का निर्यात करता है। सर्वाधिक निर्यात भारत सूती कपड़े का करता है। लेकिन आपसे पूछे कि सर्वाधिक किस नगदी फसल का भारत निर्यात करता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक नगदी फसल ऐसी है जिसे भारत निर्यात करता है, चाय है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो इसी तरह के वीडियो रोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और उन्हें भी बताइए, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई जोरों शोरों से की जाती है। ठीक, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नोट्स वगैरह बनाएंगे तो काफ़ी समय भी लगेगा आपका और उससे क्विक रिवीजन हो जाएगा। ठीक, ये क्लास का पूरा इसी तरह से यही पीडीएफ ही वहाँ पे डाल दिया जाता है। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर वगैरह करते रहिएगा। तो देखिए अगला प्रश्न है कि किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है। तो देखिए जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड को हम लोग शॉर्ट में SO2 लिख लेते हैं और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को क्या लिख सकते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड को क्या लिख सकते हैं, NO2 लिख सकते हैं। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। ठीक, और आपसे पूछे कि वनस्पतियां जो अम्ल वर्षा होती है उससे वनस्पतियां क्यों नष्ट हो जाती है। अम्ल वर्षा से जो वनस्पतियां हैं ये नष्ट क्यों हो जाती हैं, तो अम्ल वर्षा से वनस्पति क्यों नष्ट होगी, क्योंकि इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है, तो ये पूछेगा एग्जाम में, तो आप लोग इसका जवाब क्या बताएंगे। इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल उपस्थित होता है, ये SO2 है ना, तो इस वजह से ये नष्ट हो जाता है, वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं। और अब आपसे पूछेगा कि जो ताजमहल है ये दुष्प्रभावित क्यों हो रहा है। ताजमहल जो है ये दुष्प्रभावित क्यों हो रहा है, तो ताजमहल का जो कलर है वो थोड़ा थोड़ा धुंधला हो रहा है, यानी कि डल हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये अम्ल वर्षा का ही कारण है। अम्ल वर्षा के चलते यहाँ पे हम क्या लिख दिए, अम्ल वर्षा के कारण ही ये ताजमहल का रंग है जो थोड़ा थोड़ा
उड़ रहा है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि स्टोन कैंसर क्यों होता है, स्टोन कैंसर, तो स्टोन कैंसर के लिए भी क्या जिम्मेदार है, स्टोन मतलब पत्थर, और पत्थर में कैंसर यानी कि पत्थर का क्षरण होता है उसमें। तो पत्थर का क्षरण क्यों होता है, तो अम्ल वर्षा इसके लिए भी जिम्मेदार होता है। क्या जिम्मेदार होता है, अम्ल वर्षा स्टोन कैंसर के लिए भी जिम्मेदार होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक अम्ल वर्षा किस देश में होता है, सर्वाधिक जो है अम्ल वर्षा किस देश में होता है, तो सर्वाधिक अम्ल वर्षा जो है वो नॉर्वे देश में होता है। विश्व में सर्वाधिक देश अम्ल वर्षा ये नॉर्वे में होता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो रिवीजन करते हैं, किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है, तो देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन से और सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से क्या होता है, अम्लीय वर्षा होता है। और अम्लीय वर्षा में वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं। क्यों नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल उपस्थित होते हैं। ठीक, और ताजमहल का दुष्प्रभावित होने का कारण भी क्या है, अम्ल वर्षा है ताजमहल के दुष्प्रभावित होने का कारण। और स्टोन कैंसर जो है, स्टोन कैंसर पत्थरों में होता है, इसका कारण भी पत्थरों का क्षरण होने का कारण क्या होता है, अम्ल वर्षा ही होता है, क्योंकि सर्वाधिक खतरनाक होता है। तो देखिए, और आपसे पूछेगा कि विश्व में सर्वाधिक अम्ल वर्षा कहाँ पे होता है, किस देश में होता है, तो आप लोग इसका जवाब बताएंगे कि नॉर्वे में सर्वाधिक अम्ल वर्षा होता है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है, तो सबसे पहले विधान परिषद के बारे में देखेंगे। आर्टिकल कितने में है विधान परिषद, तो विधान परिषद है आर्टिकल 169 में भारत में एक विधान परिषद होगा। और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटों की संख्या अगर पूछे तो कितनी है, विधान परिषद में 100 सीट हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि यूपी में विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो 403 सीटें। अगर आपसे पूछे कि यूपी में लोकसभा से कितनी सीटें जाती हैं, 80 सीटें। अगर आपसे पूछे कि यूपी से राज्यसभा में कितनी सीटें जाती हैं, तो 31 सीटें। तो इन चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं विधान परिषद में जो राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। विधान परिषद में जो राज्यपाल है कितने सदस्यों को, राज्यपाल कितने सदस्यों को क्या करता है, कितने सदस्य को मनोनीत करता है। तो देख लीजिए यहाँ पे विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत, तो विधानसभा के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। अगला बात है कि विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए जो है वो आयु कितनी होनी चाहिए। विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए आयु कितने वर्ष होनी चाहिए, तो इसके लिए आपकी आयु 30 वर्ष की कम से कम होनी चाहिए। अगला सदस्य है कि विधान परिषद में कितने सदस्य होते हैं, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या है वो विधानसभा के जितने सदस्य होंगे, विधानसभा के जितने सदस्य होंगे उसका 1/6 लिया जाता है। विधान परिषद के जितने 1/3 लिया जाता है। विधान परिषद में जितने सदस्य होंगे उसका 1/3 यहाँ पे विधान परिषद में लिया जाएगा। ठीक, विधानसभा के सदस्यों के 1/3। तो देख लेते हैं यहाँ पे आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटों को पूछ रहा है, तो विधान परिषद में उत्तर प्रदेश में सीटें कितनी हैं, तो 100 सीटें हैं। ठीक, और अगर आपसे पूछे कि विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो 403, लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 80, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 31 सीटें हैं। और विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। और विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद नंबर 169 में है विधान परिषद। और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो ये विधानसभा में जितने भी सदस्य होंगे उसका 1/क्या लिया जाएगा, 3 लिया जाएगा, 1/3 लिया जाएगा। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण का नियम। और इसका जो है उल्लेख, गुरुत्वाकर्षण के नियमों का उल्लेख न्यूटन ने किस पुस्तक में दिया था, तो न्यूटन का एक पुस्तक है जिसका नाम है क्या, प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में इन्होंने दिया था। ठीक, तो ये भी आप लोग प्रिंसिपिया पुस्तक को याद रखेंगे। और बात करते हैं चंद्रमा पे कितना गुरुत्वाकर्षण होता है। गुरुत्वाकर्षण से कुछ प्रश्न पूछेंगे। तो देखिए चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण जो होता है, चंद्रमा पे जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो कितना होता है, जो पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण होता है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसका 1/6 होता है। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसका 1/6 होता है। ठीक, यानी कि पृथ्वी पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका 6 गुना ज्यादा कहाँ पे होता है, उसका 6 गुना ज्यादा चंद्रमा पे होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछेगा कि जी का मान सर्वाधिक किस ग्रह पे रहता है। जी का मान अगर यानी कि सर्वाधिक किस ग्रह पे जी का मान है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे बृहस्पति ग्रह पे क्या है सर्वाधिक जी, मतलब गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक बृहस्पति ग्रह पे है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बृहस्पति ग्रह पे
सर्वाधिक जी का मान है। और वहीं आपसे पूछेगा कि ज्वार, अगर आपसे पूछे कि ज्वार एंड भाटा आने का कारण क्या होता है, ज्वार और भाटा आने का कारण क्या होता है, तो ज्वार और भाटा क्यों आते हैं, तो ये जब पृथ्वी पर क्या होता है, जब पृथ्वी पर एक तरफ से सूर्य का गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है और एक चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण होता है, चंद्रमा का, दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी पे पड़ता है, तो क्या होता है, यहाँ पे ज्वार और भाटा आता है। पृथ्वी पर सूर्य एंड चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसके कारण ज्वार भाटा आता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो देख लेते हैं, आपसे पूछेगा कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियमों का उल्लेख जो है प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में दिया है। चांद पर पृथ्वी के तुलना में 6 गुना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है, यानी कि पृथ्वी पर कितना गुरुत्वाकर्षण होता है वहां पे चांद का, तो 1/6 होता है। ठीक, और जी का सर्वाधिक जो है मान वो किस ग्रह के लिए होता है, जी का सर्वाधिक मान किस ग्रह पे होता है, तो वो बृहस्पति ग्रह पे जी का सर्वाधिक मान होता है। ज्वार और भाटा आने का कारण होता है कि पृथ्वी पर जो है सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो खिंचा होता है, जो पृथ्वी पे जो महासागर है उनका जल खींचता है कौन, सूर्य और चंद्रमा। इस वजह से क्या होता है, पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण बल आते हैं, गुरुत्वाकर्षण आते हैं। ठीक, सतलज नदी का उद्गम कहाँ पे हुआ था, तो सतलज नदी का उद्गम राकस ताल से हुआ था। कहाँ पे, राकस ताल से हुआ है सतलज नदी का उद्गम। और राकस ताल कहाँ पे, तिब्बत में है, तिब्बत में राकस ताल है। ठीक, और सतलज नदी आपसे पूछेगा कि भारत में प्रवेश कहाँ से करती है, सतलज नदी जो है भारत में प्रवेश किस दर्रे से करती है, तो ये करती है सिपकिला दर्रे से। किस दर्रे से, सिपकिला दर्रे से ये भारत में सतलज नदी प्रवेश कर जाती है। और सतलज नदी की आपसे पूछ ले कि लंबाई कितनी है, तो 1450 किलोमीटर सतलज नदी की लंबाई है, 1450 किलोमीटर। और जो है व्यास नदी क्या करती है, ये सतलज से आके मिलती है, और सतलज जाके मिलती है चिनाब नदी से। जो व्यास नदी है, व्यास नदी ये किसकी सहायक नदी है, ये सतलज की सहायक नदी है। व्यास नदी सतलज से मिलती है और जो है सतलज नदी जाके चिनाब से मिलती है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, चिनाब नदी से जाके मिल जाती है। ठीक, और जो है अगर आपसे पूछे कि भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पे बना हुआ है, भाखड़ा नांगल बांध, तो भाखड़ा नांगल बांध जो है किस नदी पे बना हुआ है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, सतलज नदी पे बना हुआ है। भाखड़ा नांगल बांध भी किस नदी पे, सतलज नदी पे बना हुआ है। ठीक, तो इतना चीज आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देखिए सतलज नदी का उद्गम कहाँ से, राकस ताल से तिब्बत में होता है। भारत में सतलज नदी प्रवेश सिपकिला दर्रे से होके आती है। और बात करते हैं सतलज नदी की लंबाई 1450 किलोमीटर। और बात करते हैं व्यास नदी, ये सहायक नदी है सतलज की, सतलज में यानी कि आके मिलती है। और सतलज नदी ये चिनाब से जाके मिलती है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे बना हुआ है, सतलज नदी पे बना हुआ है, ये भी आप लोग ध्यान रखें। बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे, तो सरदार पटेल थे। बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे, सरदार पटेल थे। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, 1928 में हुआ था। और बारदोली सत्याग्रह में ही सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था, तो ये पूछा जाता है इन्हें सरदार की उपाधि किसने दिया था, तो बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। बारदोली की महिलाओं ने इन्हें क्या किया था, सरदार की उपाधि दिया था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बारदोली सत्याग्रह की जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी, तो वो पूछा जाता है कि कौन सी समिति बनाई गई थी, तो इसके लिए समिति बनाई गई थी मैक्सवेल ब्रूमफील्ड समिति। क्या बनाई गई थी, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमेटी बनाई गई थी इसके लिए। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या बनाई गई थी, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमेटी बनाई गई थी, ये क्या बोलते हैं, बारदोली सत्याग्रह की जांच के लिए। और अब बात करते हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के प्रथम गृह मंत्री थे और उप प्रधानमंत्री पहले थे। ये भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन बने थे, तो भारत के पहले गृह मंत्री कौन बने थे, सरदार पटेल जी ही बने थे। अगर आपसे पूछेगा कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने थे, भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन बने थे, वाइस प्रेसिडेंट उप प्रधानमंत्री ना, तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने थे,
उप भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इतनी चीजें भी यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। तो देखिए बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? सरदार पटेल थे। 1928 में बारदोली आंदोलन हुआ था। इनकी उपाधि जो थी सरदार की उपाधि, बारदोली की महिलाओं ने इनसे प्रभावित होकर इन्हें उपाधि दी थी सरदार की। और इसके लिए एक जांच समिति बनाई गई थी, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमेटी से बोलते हैं। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल थे। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी कौन थे? सरदार पटेल थे। ये चीजें भी आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? तो व्यवस्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। और आपसे पूछे कि तारों का सुंदर पैटर्न क्या कहलाता है? तारों का सुंदर पैटर्न क्या कहलाता है? तो जो तारों का सुंदर पैटर्न है वो तारामंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? तारामंडल कहलाता है। अगर आपसे पूछे कि तारों का बड़े बड़े गुच्छे को क्या कहते हैं? तारों के बड़े बड़े गुच्छे को क्या कहते हैं? तो तारे के बड़े बड़े जो गुच्छे होते हैं उसको कहते हैं गैलेक्सी। क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं बड़े बड़े गुच्छों को। और गैलेक्सी या फिर हिंदी में आकाश गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। और इस आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। क्या होते हैं? 100 अरब तारे उपस्थित होते हैं। और अब बताएंगे आप लोग कि तारों का जो टिमटिमाना है ये प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? तारों का टिमटिमाना प्रकाश की कौन सी घटना के कारण होता है? तो तारों का जो टिमटिमाना है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किस घटना के कारण? प्रकाश का अपवर्तन यहाँ पे काम करता है तारों के टिमटिमाने के लिए। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाता है व्यवस्थित तारों के समूह। और तारों का जो सुंदर पैटर्न है उसे तारामंडल कहते हैं। तारों के सुंदर पैटर्न को तारामंडल कहते हैं। तारों का बड़ा बड़ा जो गुच्छा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे गैलेक्सी कहते हैं या फिर आकाश गंगा कहते हैं। और एक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और तारों का जो टिमटिमाने की घटना है वो प्रकाश के हमें अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक, इनुइट लोग कहाँ पाए जाते हैं? तो साइबेरिया क्षेत्र में क्या होते हैं? साइबेरियाई क्षेत्र में इनुइट लोग पाए जाते हैं साइबेरिया क्षेत्र में। अब साइबेरिया क्षेत्र में कौन से आते हैं? जैसे अलास्का हो गया और कनाडा हो गया, अलास्का हो गया और ग्रीनलैंड का जो क्षेत्र है यानी कि नॉर्थ साइड में जो है सारे वो आ जाएंगे अलास्का साइबेरिया क्षेत्र में। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं जो साइबेरियाई क्षेत्र में समशीतोष्ण वन होते हैं। जो साइबेरिया क्षेत्र में क्या होते हैं? समशीतोष्ण जो कोणधारी वन होते हैं उन्हें क्या कहे जाते हैं? साइबेरिया क्षेत्र में जो समशीतोष्ण कोणधारी जो वन पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें टैगा वन कहते हैं। क्या बोलते हैं? उन्हें टैगा वन कहते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं आपसे पूछ रहे कि पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहते हैं? पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहते हैं? तो पर्ल ऑफ साइबेरिया जो है एक झील है जो कि विश्व की सबसे गहरी झील है, बैकाल झील, तो इसे कहते हैं। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्व की ये सबसे गहरी झील है और विश्व की जो है सबसे पुरानी झील है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे गहरी और विश्व की सबसे पुरानी झील है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देखिए इनुइट लोग कहाँ पाए जाते हैं? तो इनुइट लोग जो है साइबेरिया क्षेत्र में पाए जाते हैं। साइबेरिया क्षेत्र में कौन कौन सी जगह आती हैं? जैसे अलास्का का उत्तरी अलास्का हो गया, कनाडा हो गया और उत्तरी ग्रीनलैंड हो गया, ये सारे साइबेरिया क्षेत्र में आते हैं। और साइबेरियाई क्षेत्र में जो समशीतोष्ण कोणधारी वन पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें टैगा वन कहते हैं। क्या कहते हैं? टैगा वन कहते हैं। पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहते हैं? बैकाल झील को कहते हैं पर्ल ऑफ साइबेरिया। और पर्ल ऑफ साइबेरिया विश्व की सबसे गहरी झील है और विश्व की सबसे पुरानी झील है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं आपसे पूछे कि टुंड्रा प्रदेश का जो विस्तार है कहाँ तक पाया जाता है? टुंड्रा प्रदेश का जो विस्तार है ये कहाँ तक पाया जाता है? तो टुंड्रा प्रदेश का जो विस्तार है जैसे अलास्का साइड में हो गया और ग्रीनलैंड हो गया, पूरा ग्रीनलैंड जो द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप वहां पे हो गया, और आइसलैंड, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? टुंड्रा प्रदेश में आ जाते हैं। आइसलैंड हो गए। ठीक, और उत्तरी साइबेरिया का भी क्षेत्र आता है। नॉर्थ साइबेरिया भी आप लोग लिख लीजिए, नॉर्थ साइबेरियाई क्षेत्र भी आ जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। जो टुंड्रा प्रदेश का जो विस्तार है ये अलास्का साइड हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया और नॉर्थ साइबेरिया रीजन हो गया, यहाँ पे होते हैं टुंड्रा प्रदेश का विस्तार। ठीक, पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है कि किस राज्य का सचिवालय भवन राइट बिल्डिंग्स के नाम से जाना जाता है। तो देखिए जो पश्चिम बंगाल का जो सचिवालय भवन है पश्चिम बंगाल का, उसे क्या कहते हैं, राइट्स ऑफ बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। राइट्स ऑफ बिल्डिंग, क्यों राइट्स ऑफ बिल्डिंग? और ये पश्चिम बंगाल के सचिवालय भवन है क्या? तो ये जो है ये सचिवालय भवन है, ये मुख्यमंत्री का आवास है। क्या है? मुख्यमंत्री का आवास है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये मुख्यमंत्री का आवास है, इसे क्या कहा जाता है? राइट बिल्डिंग्स कहे जाते हैं। और राइट बिल्डिंग, इसके डिजाइनर कौन है ये भी आप लोग बताएंगे। डिजाइनर इसके कौन है? तो इसके डिजाइनर जो है वो थॉमस लियोन है। कौन? थॉमस लियोन है। डिजाइनर के बारे में भी एग्जाम में पूछा गया है, तो थॉमस लियोन इसके डिजाइनर है। ठीक, और अब पश्चिम बंगाल के बारे में देख लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक जूट उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो पश्चिम बंगाल सर्वाधिक जूट उत्पादन करता है। अगर आपसे पूछे कि जूट को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है सोने का रेशा। जूट को क्या कहा जाता है? सोने का रेशा कहा जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, जूट को क्या कहा जाता है? सोने का रेशा कहा जाता है। अगला बात करते हैं पश्चिम बंगाल में ही क्या है? सुंदरवन डेल्टा है। क्या है? सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं यहाँ पे, ये सुंदरवन जो डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछेगा कि किस राज्य का सचिवालय भवन राइट्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। तो पश्चिम बंगाल का सचिवालय भवन राइट्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। और जो पश्चिम बंगाल का सचिवालय भवन है वो सीएम का निवास स्थान है। कहाँ का? किसका? सीएम का निवास स्थान है। वहीं आपसे पूछे कि राइट्स बिल्डिंग के डिजाइनर कौन है? तो थॉमस लियोन है इसके डिजाइनर राइट्स बिल्डिंग के। अब बात करते हैं कि सर्वाधिक जूट का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो पश्चिम बंगाल सर्वाधिक जूट का उत्पादन करता है। और जूट को क्या कहते हैं? सोने का रेशा कहते हैं। जूट को सोने का रेशा कहा जाता है। और सुंदरवन जो डेल्टा है वो भी पश्चिम बंगाल के नाम से ही दर्ज है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। रबी की फसल की बुआई कहाँ होती है? तो देखिए रबी की जो फसल की बुआई है वो अक्टूबर से नवंबर तक होती है। कब होती है? अक्टूबर से नवंबर तक रबी की फसल की बुआई। अब रबी की फसल में कौन कौन सी फसल आती हैं? जैसे क्या हो गया आपका? गेहूं हो गया, रबी की फसल हो गया। चना हो गया, रबी की फसल है। ये जौ हो गया, और जो सरसों हो गया, ये सभी रबी के फसल हैं। और मटर हो गया, ये सभी रबी के फसल हैं। और आलू, ये सभी रबी के फसल हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और वहीं आपसे पूछे कि खरीफ की फसल की बुआई कब की जाती है? तो खरीफ की जो फसल है वो जून जुलाई में बोई जाती है। कब होती है? जून जुलाई में इसकी बुआई होती है। और बात करते हैं, जैसे हो गया खरीफ की फसल, धान हो गया, और गन्ना हो गया, आपका तिलहन हो गया, ये सभी खरीफ की फसल है। तिलहन हो गया, और आपके तिलहन हो गया, और आपका कौन सा हो गया? ज्वार हो गया, ये सभी रबी की फसल हैं। ठीक, बाजरा भी हो गया, मक्का भी हो गया, आपका अरहर भी हो गया। ठीक, ये सभी किसकी फसल है? ये सभी खरीफ की फसल है। लेकिन आपसे पूछ ले कि जायद की फसल की बुआई कब होती है? तो जायद की फसल आप लोग ध्यान रखिए, मार्च अप्रैल में बोया जाता है। जायद की फसल कब बोया जाता है? मार्च अप्रैल में। लेकिन जायद की फसल कौन कौन सी होती है? जैसे तरबूज हो गया, जायद की फसल है। खरबूज हो गया, जायद की फसल है। तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ये भी जायद की फसल है। ककड़ी, यानी कि जो वाटर वाले जो फ्रूट होते हैं वो सभी जायद के फसल होते हैं। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए रबी की फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। और रबी की फसल में आती हैं गेहूं, चना, जौ, सरसों, मटर, आलू, ये सभी रबी की फसलें हैं। और खरीफ की फसल की बुआई जो है जून जुलाई में की जाती है। खरीफ की फसलों में आता है मुख्य रूप से धान हो गया, गन्ना हो गया, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सभी अरहर, ये सभी खरीफ के फसल में। जायद की फसल जो है मार्च अप्रैल में बोए जाते हैं। और बात करते हैं जैसे तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, जितने वाटर वाले हैं सभी हो जाएंगे। ठीक, भारत और श्रीलंका के बीच में खाड़ी कौन सी स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच में। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में। और भारत और श्रीलंका के बीच में ही आपकी पाक जल संधि भी स्थित है। कौन सी जल संधि? पाक जल संधि भी स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच में, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और श्रीलंका के बारे में कुछ चीजें बात करेंगे। इसको क्या कहा जाता है? इसे पूर्व का वेनिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व का वेनिस कहा जाता है श्रीलंका को। और श्रीलंका का जो है आपसे पूछ ले कि पुराना नाम क्या है?
श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन है। और आपसे पूछे कि जाफना प्रायद्वीप कहाँ स्थित है? जाफना प्रायद्वीप कहाँ पे स्थित है? तो जाफना प्रायद्वीप भी आपके श्रीलंका में है। कहाँ पे? श्रीलंका में जाफना प्रायद्वीप है। और बात करते हैं श्रीलंका के बारे में, तो भारत और श्रीलंका के बीच में कुछ अभ्यास होते हैं, जैसे मित्र शक्ति अभ्यास आपसे पूछ ले किस देश के में होते हैं? मित्र शक्ति। या फिर आपसे पूछे कि सिलीनेक्स अभ्यास किस दो देशों के बीच में होते हैं? तो ये होता है आपके भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत एंड श्रीलंका के बीच में होते हैं। तो इन चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो देख लेते हैं। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि भारत और श्रीलंका के बीच में खाड़ी कौन सी है? तो मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में है। और पाक जल संधि भी भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। श्रीलंका को क्या कहा जाता है? इसे पूर्व का वेनिस कहा जाता है। श्रीलंका को क्या कहा जाता है? पूर्व का मोती कहा जाता है। तो गलत कैसे हो गया? आप लोग भी बताते नहीं है जब गलत हो जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? पूर्व का मोती कहा जाता है श्रीलंका को। ठीक, और पुराना नाम श्रीलंका का क्या है? सिलोन है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन है। अब बात करते हैं जाफना प्रायद्वीप भी श्रीलंका में मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका करते हैं। सिलीनेक्स अभ्यास भी भारत और श्रीलंका करते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता जो है केरल में, और कितना है? 94%। कितना है केरल में साक्षरता? 94% है। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य भारत का कौन सा है? बिहार है। और बिहार में कितनी साक्षरता है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 61.8% यहाँ पे साक्षरता है, 61.8%। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला यूनियन टेरिटरी कौन सा? सर्वाधिक साक्षरता दर वाला यूनियन टेरिटरी कौन सा है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, लक्षद्वीप सर्वाधिक साक्षरता वाला यूटी है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एरो भी बना देते हैं, सर्वाधिक साक्षरता लक्षद्वीप में है। और आप लोग बताएंगे कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? विश्व साक्षरता दिवस ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 8 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। और 2001 से लेके जो 2011 तक की जनगणना है, इसमें जनसंख्या वृद्धि दर पूछा जाता है। इसमें साक्षरता वृद्धि दर कितनी हुई थी? ठीक, साक्षरता वृद्धि दर कितनी हुई थी? तो इसकी जो साक्षरता वृद्धि दर है 9.2 था। कितनी है? 9.2 था। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा? केरल में सर्वाधिक साक्षरता दर 94.94% है। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य भारत का कौन सा है? बिहार है, 61.8% यहाँ पे साक्षरता है। और सर्वाधिक साक्षरता वाला यूनियन टेरिटरी यानी कि संघ शासित प्रदेश पूछे कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। विश्व में साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? तो 8 सितंबर को मनाते हैं। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 8 सितंबर के दिन मनाते हैं। और 2001 से लेकर 2011 तक की जो जनगणना है, उसमें साक्षरता में वृद्धि कितनी हुई थी? उसमें साक्षरता में वृद्धि 9.2% हुई थी। किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने किया था हर्षवर्धन को पराजित। और ये किस वंश का शासक था पुलकेशिन द्वितीय? तो ये चालुक्य वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? चालुक्य वंश का शासक था। और बात करते हैं इसे कहाँ पे पराजित किया था? कहाँ पे, किस जगह पे? लोकेशन पूछ रहा है, कहाँ पे इसे पराजित किया था? तो आप लोग बताएंगे कि इसमें नर्मदा नदी के तट पे इसे पराजित किया था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हर्षवर्धन के एक दरबारी कवि थे, तो इसके बारे में पूछा जाता है कि ये बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट किसके दरबार के कवि थे? हर्षवर्धन के दरबार में कवि थे। तो इनके दरबार में कौन आया था? तो हर्षवर्धन के दरबार में एक चीनी यात्री आया था, जिसका क्या नाम है? वेनसांग है। चीनी यात्री कौन आया था हर्षवर्धन के दरबार में? वेनसांग आया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कहाँ का यात्री था? चीन का यात्री था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इम्पोर्टेंट चीज ये है, आपसे पूछेगा कि रत्नावली पुस्तक किसने लिखा था? रत्नावली नामक जो पुस्तक है ये किसकी है, या फिर इसके पुस्तक के जो लेखक हैं कौन है? तो ये इसके लेखक भी कौन है? हर्षवर्धन ही है। रत्नावली नामक पुस्तक हर्षवर्धन ने लिखा। और हर्षवर्धन को क्या कहा जाता है? इन्हें द्वितीय अशोक कहा जाता है। हर्षवर्धन को क्या कहा जाता है? द्वितीय अशोक कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो देखिए, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। और हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? ये चालुक्य वंश का शासक था।
और हर्षवर्धन को पुलकेशिन सिंह द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पे इन्हें पराजित किया था। और हर्षवर्धन के बारे में थोड़ी बहुत चीजें देखेंगे, जैसे इनके दरबारी कवि कौन थे। हर्षवर्धन के जो दरबार में रहते थे बाणभट्ट, इनके दरबारी कवि थे। तो यहाँ पे भैया कवि भी लिख लीजिए, नहीं तो लोचा हो जाएगा। और इनके दरबार में ह्वेनसांग आया था। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था। और रत्नावली नामक पुस्तक भी किसने लिखी थी, तो हर्षवर्धन ने रत्नावली नामक पुस्तक लिखी थी। और हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है, तो हर्षवर्धन को कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया, तो ये हुआ था बक्सर की लड़ाई। इसे क्या कहते हैं, बक्सर का युद्ध कहते हैं, बक्सर का युद्ध। और जो कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, 1764 में लड़ा गया था। और इसमें क्या हो गया था कि अंग्रेजों का जो अधिकार है, अंग्रेज जीते थे इस युद्ध को, अंग्रेजों का अधिकार हो गया था बंगाल पे, बिहार पे और उड़ीसा पे। अंग्रेज का अधिकार कहाँ पे हो गया था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे अंग्रेज का अधिकार हो गया था। और इसमें किन किन लोगों ने भाग लिया था, तो देखिए एक तरफ से कौन थे, एक तरफ से मीर कासिम थे, मीर कासिम भी इसमें भाग लिया था। और एक सुजाउद्दौला भी थे इसमें, कौन थे, सुजाउद्दौला भी इसमें भाग लिया था। और साथ में था शाह आलम द्वितीय, कौन था, शाह आलम सेकंड भी था। और ये किसके बीच में युद्ध लड़ा गया था, तो ये हुआ था, एक तरफ से था अंग्रेज का प्रतिनिधित्व कर रहा था कौन, हेक्टर मुनरो। कौन कर रहा था, अंग्रेज का प्रतिनिधित्व करने वाला कौन था, तो अंग्रेज का प्रतिनिधित्व करने वाला हेक्टर मुनरो था। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे, कौन था, हेक्टर मुनरो अंग्रेज का प्रतिनिधित्व कर रहा था। और ये जो बक्सर का युद्ध है, इसकी समाप्ति जो है, बक्सर का जो युद्ध की समाप्ति है इलाहाबाद की संधि के बाद हुई थी। तो ये भी पूछा गया है एग्जाम में, इसकी समाप्ति इलाहाबाद के संधि के द्वारा हुई थी। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछेगा कि किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का स्वामी बना दिया गया। तो देखिए बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। और यहाँ पे क्या हुआ था कि अंग्रेजों का जो अधिकार है बंगाल पे, बिहार पे और उड़ीसा पे हो गया था। और इस युद्ध में भाग लिया था मीर कासिम, सुजाउद्दौला और यहाँ पे शाह आलम द्वितीय। और अंग्रेज की तरफ से कौन था, हेक्टर मुनरो था। ठीक, समाप्ति कब हुई थी, इलाहाबाद के संधि के द्वारा इस युद्ध को समाप्त किया गया था। बुद्ध ने अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पे बिताई, बुद्ध ने अंतिम वर्षा ऋतु जहाँ पे मृत्यु होगा वहीं पे बिताएंगे, तो कुशीनगर में इन्होंने बिताई थी। ठीक, अगला बात करते हैं कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, 483 ईस्वी में। कब बुद्ध की मृत्यु जो है 483 ईस्वी में, 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इस मृत्यु की जो घटना है उसे क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में, तो इसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये घटनाएं भी आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहा जाता है, और जन्म की घटना क्या कहा जाता है, गृह त्याग की घटना क्या कहा जाता है, और बात करते हैं मृत्यु की घटना क्या कहा जाता है। तो ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, और बात करते हैं कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। और आप लोग से पूछेंगे कि इन्हें ज्ञान की जो प्राप्ति है वो कहाँ पे हुई थी, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। कहाँ पे, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति में हुई थी। और बात करते हैं ये अपने गृह त्याग कितने वर्ष की अवस्था में किए थे, तो गृह त्याग के बारे में बताएंगे कितने वर्ष में किए थे। तो ये पूछा जाता है 29 वर्ष की अवस्था में ये अपना गृह त्याग करते हैं। और गृह त्याग की घटना को अभी हमने बताया क्या कहा जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो देखिए जो बात करते हैं बुद्ध की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पे बिताई थी, तो बुद्ध ने अंतिम वर्षा ऋतु कुशीनगर में बिताई थी। और इनकी मृत्यु भी कहाँ पे हुई थी, कुशीनगर में। कहाँ पे, मृत्यु भी कुशीनगर में। और मृत्यु की जो घटना है 483 ईस्वी में हुआ था। और ये उस समय 80 वर्ष की अवस्था में थे। मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण बुद्ध धर्म में कहा गया। बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति है वो कहाँ पे हुई थी, बोध गया में हुई थी। और गृह त्याग कहाँ पे हुई थी, 29 वर्ष की अवस्था में, जिसे क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और किस नृत्य शैली का उद्गम पूर्व भारत में हुआ था, तो देखिए ऑप्शन डिपेंडेबल क्वेश्चन है। इसका नृत्य ऑप्शन जो है मणिपुरी भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है। तो फिलहाल मणिपुर इसका ऑप्शन माना गया था जहाँ से हम प्रश्न लिए थे, तो मणिपुरी है।
ठीक। और मणिपुर के बारे में थोड़ी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि मणिपुर आया तो मणिपुर के बारे में। तो मणिपुर की बात करें, इसकी राजधानी क्या है मणिपुर की, तो इम्फाल है मणिपुर की राजधानी। क्या है, इम्फाल है मणिपुर की राजधानी। और मणिपुर में एक त्योहार मनाया जाता है जिसका क्या नाम है, लाई हरोबा त्योहार। कहाँ पे मनाया जाता है, मणिपुर में। लाई हरोबा फेस्टिवल आपसे पूछ ले कि कहाँ पे मनाया जाता है, तो मणिपुर में मनाया जाता है। वहीं आपसे पूछ ले कि लोकटक झील कहाँ पे स्थित है, लोकटक झील भी कहाँ पे स्थित है, तो ये भी मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील कहाँ पे स्थित है, मणिपुर में स्थित है। तो लोकटक झील पे एक पार्क बना हुआ है जिसका क्या नाम है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। क्या है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो कि कहाँ पे बना हुआ है, मणिपुर में बना हुआ है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और आपसे पूछे कि संगाई फेस्टिवल कहाँ पे मनाए जाते हैं, या फिर आपसे पूछे कि सिरुई लिली महोत्सव कहाँ पे मनाए जाते हैं, सिरुई लिली या फिर संगाई महोत्सव कहाँ पे मनाए जाते हैं, तो ये भी आप लोग कहाँ पे, मणिपुर में मनाए जाते हैं, मणिपुर में मनाए जाते हैं। तो इतनी चीजें मणिपुर से याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि मणिपुर का जो मार्शल आर्ट को क्या कहा जाता है, तो मार्शल आर्ट को मणिपुर को क्या कहा जाता है, थांग टा कहा जाता है। क्या, थांगटा कहा जाता है। तो इतनी चीजें भी आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। तो देखिए मणिपुर के किस नृत्य शैली का उद्गम मणिपुर से हुआ है, तो देखिए मणिपुरी का जो उद्गम है मणिपुर से ही हुआ है। और मणिपुर के बारे में कुछ चीजें ध्यान रखेंगे, जैसे मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। हाँ, लाई हरोबा त्योहार कहाँ पे मनाए जाते हैं, मणिपुर में लाई हरोबा त्योहार मनाए जाते हैं। लोक नृत्य, तो यहाँ पे ये लाई हरोबा यहाँ का क्या है, लोक नृत्य है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं लोकटक झील कहाँ पे स्थित, तो लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। और मणिपुर में लोकटक झील पे एक केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, तो जो कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और वहीं आपसे पूछे कि संगाई फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, सिरुई लिली फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये भी मणिपुर में मनाया जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि गुलरुखी के नाम से कविताएं कौन लिखता था, तो गुलरुखी के नाम से जो कविताएं लिखने के लिए फेमस है वो कौन है, सिकंदर लोदी। कौन है, गुलरुखी नाम से जो कविताएं हैं वो सिकंदर लोदी ही लिखता था। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये जो गुलरुखी नाम की जो कविताएं लिखा करता था, ये फारसी भाषा में लिखा करता था। किस भाषा में लिखा करता था, फारसी भाषा में लिखा करता था। और बात करते हैं वहां पे, तो सिकंदर लोदी के बारे में कुछ चीजें बात करेंगे। जैसे इसका आपसे पूछे कि वास्तविक नाम क्या था, सिकंदर लोदी का जो वास्तविक नाम आपसे पूछ ले क्या था, तो सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम क्या था, निजाम खां था। क्या था, निजाम खां था सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम। वहीं आपसे पूछे कि आगरा की स्थापना किसने किया था, आगरा की स्थापना किसने किया था, तो आगरा की जो स्थापना है सिकंदर लोदी ने किया था। किसने, सिकंदर लोदी ने किया था आगरा की स्थापना। और बात करते हैं इसे सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी बनाया था। आगरा की स्थापना भी किया और इसे अपनी राजधानी ने बनाया। और सिकंदर लोदी अपने शासन में कुछ चीजों पे प्रतिबंध लगाए थे, जैसे मुसलमानों को ताजिया निकालने पे प्रतिबंध लगाए थे। मुसलमान लोग ताजिया निकालते हैं ना, तो ये ताजिया निकालने पे प्रतिबंध लगाए थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि ताजिया निकालने पे प्रतिबंध, और जो स्त्रियां वो मजार पे जाती थी, स्त्रियां मजार पे ना जाएं, तो ये भी प्रतिबंध इन्होंने लगाया था। तो ये दोनों चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि सूफी संत वगैरह के मजार में, पीर संत के मजार पे नहीं जाने देता था। गुल्लुखी नाम से कविताएं कौन लिखाता था, तो सिकंदर लोदी गुल्लुखी नाम से कविताएं लिखा करता था। और ये अपनी कविताएं फारसी भाषा में लिखा करता था। और सिकंदर लोदी का जो वास्तविक नाम है निजाम खां है। सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम निजाम खां है। आगरा की स्थापना भी किसने किया था, सिकंदर लोदी ने किया था, और इसे अपनी राजधानी बनाई थी। और ये सिकंदर लोदी कुछ चीजों पे प्रतिबंध लगाया था, जैसे ताजिया निकालने पे ये प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक, और स्त्री मजार पे ना जाएं, किसी भी पीर संतों के मजार पे ना जाएं, तो इसके में भी ये क्या किया था, प्रतिबंध लगाया था। ठीक, उपनिषद किस पे आधारित हैं, तो देखिए उपनिषद जो है दर्शन पे आधारित हैं। किस पे आधारित हैं, दर्शन पे आधारित हैं। और उपनिषदों की आपसे पूछ ले कि संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की जो संख्या है 108 है। लेकिन आपसे पूछ ले कि प्रमाणिक उपनिषद कितने हैं, तो प्रमाणिक उपनिषदों की संख्या 13 है। जैसे आपसे पूछे कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की ही जीत होती है, तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। किस उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से लिया गया। कई बार एग्जाम में
क्या यार, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे यम नचिकेता संवाद पूछेगा, यम एंड नचिकेता संवाद किस उपनिषद में है? तो यम नचिकेता जो आपका संवाद हो जाएगा, क्योंकि ये एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस वजह से यहाँ पे लिया गया है। तो वो कठोपनिषद से लिया गया। किस उपनिषद से? कठोपनिषद से यम नचिकेता संवाद लिया गया। ठीक, अगर आपसे पूछे कि पुनर्जन्म का सिद्धांत किस उपनिषद से लिया गया, पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो किस उपनिषद से लिया गया है, या आपसे पूछे कि पुनर्जन्म का सिद्धांत हो गया, आपसे पूछ लेगा कि गार्गी और याज्ञवल्क्य सिद्धांत, गार्गी एंड याज्ञवल्क्य, तो ये तो बोला ही नहीं जा रहा है, मैं लिखूंगा कैसे? याज्ञवल्क्य जो संवाद है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये आपके ध्यान रखेंगे, बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से? बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। तो ये उपनिषद के बारे में इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं उपनिषद किस पे आधारित होते हैं। तो उपनिषद दर्शन पे आधारित होते हैं। उपनिषदों की संख्या जो है 108 है। प्रमाणिक उपनिषद 13 हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से मिलता है? तो ये मुंडक उपनिषद में इसकी वर्णन मिलती है। और यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद में? तो कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद दिया गया है। और पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है या फिर गार्गी और याज्ञवल्क्य सिद्धांत जो संवाद है ये आपके बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है कि भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था? तो देखिए, भारत में चिश्तिया संप्रदाय का जो प्रथम सूफी संत था वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था। कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, कौन था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था। और ये भारत किसके साथ आया था ये आप लोग बताएंगे कि ये भारत किसके साथ आया था। तो ये भारत मोहम्मद गोरी के साथ आया था। किसके साथ? मोहम्मद गोरी के साथ आया था ये भारत है। कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये मोहम्मद गोरी के साथ भारत आया था। और इस समय जब ये भारत आया था, इस समय भारत में किसका शासन काल चल रहा था? तो इस समय पृथ्वीराज चौहान का शासन चल रहा था। किसका? पृथ्वीराज चौहान का इस समय भारत में शासन चल रहा था। और ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती हैं इनकी दरगाह है वो कहाँ पे स्थित है पूछा जाता है। तो इनकी दरगाह जो है अजमेर में स्थित है। कहाँ पे? अजमेर में इनकी दरगाह स्थित है। और अजमेर कहाँ पे पड़ता है आप लोग बखूबी जानते हैं, राजस्थान में पड़ता है। तो देख लेते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन, भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था? तो भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती था। और ये जो है भारत में आया था मोहम्मद गोरी के साथ में। और ये इस समय शासन काल किसका था? तो इस समय शासन काल पृथ्वीराज चौहान का था। किसका? पृथ्वीराज चौहान का। और ये किसकी दरगाह में भारत में आया था? तो ये इनका जो दरगाह है वो राजस्थान में स्थित है। गोवा में सती प्रथा का समाप्त किस पुर्तगाली गवर्नर ने किया था? तो गोवा में सती प्रथा का जो समापन है वो अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने किया था। किसने किया था? अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने किया था। और वहीं आपसे पूछे कि इसने गोवा पे अधिकार कब किया था? गोवा पर पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किसने किया था? तो गोवा पे जो अधिकार है वो अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने किया था। किसने? अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने। और 1510 में ये क्या करता है, बीजापुर के जो सुल्तान होते हैं, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, जो बीजापुर के जो सुल्तान थे उनसे ये क्या करता है, छीन लेता है। बीजापुर के सुल्तान से ये गोवा को छीन लेता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और गोवा में सबसे पहले कौन आए थे? गोवा में सबसे पहले आए थे पुर्तगाली ही। गोवा में सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। कब आए थे? 1510 में। कब पुर्तगाली आए थे? तो अगर आपसे पूछे कि गोवा में सबसे लास्ट से कौन लोग गए थे, तो भारत सबसे लास्ट में कौन थे गए थे? पुर्तगाली लोग ही गए थे। पुर्तगाली लोग कब गए थे? 1961 में गए थे। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गोवा में सती प्रथा का समाप्त
किसने किया था? तो अल्फांसो दी एल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा का समाप्त किया। गोवा पर अधिकार जो है अल्फांसो दी एल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के सुल्तान से इन्होंने गोवा को छीन लिया था। और भारत में सबसे पहले आए थे कौन? पुर्तगाली ही, और 1510 में, और सबसे लास्ट गोवा में सबसे पहले आए पुर्तगाली बसे 1510 में, और सबसे लास्ट में कौन गए थे? पुर्तगाली 1961 में गए थे। तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो देखिए तालीकोटा का जो युद्ध है वो 1565 में लड़ा गया था, 1565। और ये पूछा जाता है तालीकोटा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। तो जो विजयनगर का आपका साम्राज्य था और इसके साथ लड़ा था कौन? बहमनी राज्यों ने। कौन लड़ा था? बहमनी राज्यों ने लड़ा था। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, बहमनी राज्यों की आगे चल के इसमें विजय हो जाती है। और वहीं आपसे पूछे कि वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था? वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया? तो वांडीवास का युद्ध 1760 में लड़ा गया था। वैसे आपसे पूछे कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, पानीपत का आपसे पूछे कि प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध वो लड़ा गया था 1526 में। और पानीपत का आपसे पूछे कि द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1556 में। अगर आपसे पूछे पानीपत का तीसरी युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1761 में पानीपत का तीसरी युद्ध लड़ा गया था। तो ये चीजें भी आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1565 में लड़ा गया था। किसके बीच में हुआ था? विजयनगर एक तरफ से था, विजयनगर साम्राज्य, एक तरफ से बहमनी राज्यों में से कोई था, और ये जीता था बहमनी राज्यों ने। वांडीवास का जो युद्ध है 1760 में लड़ा गया था। पानीपत का जो पहला वाला युद्ध है 1526 में लड़ा गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1552 में। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। ये 1556 में लड़ा गया था दूसरा वाला। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि अकबर ने किस विजय की स्मृति में बुलंद दरवाजा बनवाया था? तो अकबर किया था गुजरात विजय। गुजरात विजय के दौरान ये अकबर ने क्या किया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। और अकबर के बारे में थोड़ी चीजें ध्यान रखेंगे, जैसे अकबर का जन्म कहाँ से हुआ था? तो ये अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। और अगर आपसे पूछे कि लाल किला किसने बनवाया था? आगरा वाला, वो भी आगरा वाला, दिल्ली वाला नहीं, आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? तो आगरा का लाल किला अकबर ने ही बनवाया था। आपसे पूछे कि फतेहपुर सीकरी किसने बसाई थी? फतेहपुर सीकरी किसने बसाई थी? तो अकबर ने ही बसाया था। और अकबर का मकबरा कहाँ पे बना हुआ है? अकबर का मकबरा कहाँ पे बना हुआ है? तो ये सिकंदरा में बना हुआ है। कहाँ पे? सिकंदरा में बना हुआ है अकबर का मकबरा, सिकंदरा में। और सिकंदरा कहाँ पे? आगरा में बना हुआ है, आगरा में सिकंदरा है। और अकबर ने कुछ चीजें सुधार की, जैसे इन्होंने क्या किया था? दास प्रथा का अंत किया था। तो दास प्रथा का अंत आपसे पूछेगा कि अकबर ने कब किया था? 1526 में। और वहीं आपसे पूछे कि तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। तीर्थ यात्रा कर को इन्होंने क्या किया था? समाप्त कर लिया था। तीर्थ यात्रा कर को समाप्त अकबर ने 1563 में किया था। और जजिया कर को समाप्त कब किया था? जजिया कर समाप्त कब किया था अकबर ने? तो जजिया कर को समाप्त किया था अकबर ने 1564 में किया था। ठीक, तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए अकबर किस विजय स्मृति में बुलंद दरवाजा बनवाया था? तो गुजरात विजय के दौरान अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया था। अकबर का जो जन्म है अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। और अकबर ने क्या किया था? आगरा का लाल किला भी अकबर ने बनवाया था। और फतेहपुर सीकरी की भी स्थापना अकबर ने किया था। फतेहपुर सीकरी की भी स्थापना। अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा में स्थित है। और सिकंदरा कहाँ पे स्थित है? ये यहीं आगरा में स्थित है। दास प्रथा का अंत किसने किया? 1562 में। दास प्रथा का अंत अकबर ने 1562 में किया। तीर्थ यात्रा कर को समाप्त अकबर ने 1563 में किया। और जजिया कर को लेना समाप्त किया था अकबर ने 1564 में। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे निर्णायक युद्ध तो रिपीट हो गया। तो इसके लिए हुआ था बक्सर का युद्ध। क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध, जो कि कब लड़ा गया था? 1764 में लड़ा गया था। और आपसे अब आप बताएंगे कि बक्सर के युद्ध में किन किन लोगों ने भाग लिया था। ये अभी हमने बताया था। अब देखते हैं आपको रिवीजन कितना हुआ था और इस युद्ध में विजयी कौन हुआ था, तो ये भी आप लोग बताएंगे। और बात करते हैं बक्सर के युद्ध के बारे में। आपसे अगर पूछे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 1757 में लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। और ये सभी आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें छाप के बताएंगे कि जो आपको बक्सर का युद्ध है
1764 में तो लड़ा गया था, लेकिन इसमें भाग कहाँ के सेनाएं कौन कौन लिए थे और इसके विजयी कौन हुए थे। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पीतल में कौन सी मिश्र धातु है। तो जो कि पीतल की बात करें तो इसमें मिला होता है तांबा, तांबा के साथ जस्ता मिला होता है। क्या, तांबा और जस्ता, तो ये होता है पीतल में। लेकिन आपसे वही पूछे कि कांसा में क्या चीज मिला होता है। कांसा में तो इसमें भी होता है तांबा, और तांबा के साथ मिला होता है कांसा में क्या चीज, तांबा के साथ में कांसा में मिला होता है टिन मिला होता है। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं आपसे पूछ ले कि फ्यूज तार किसका मिश्रण होता है। फ्यूज तार, तो इसमें सीसा होता है, सीसा और टिन, ये दो चीजें मिलकर फ्यूज तार बनाई जाती है। और वहीं आपसे पूछ ले कि स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील में क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले इसमें क्रोमियम आप लोग याद रखेंगे, क्रोमियम होता है एंड आयरन होता है। क्रोमियम और आयरन यानी कि लोहा होता है, ये दोनों चीजें मिलके बनाई जाती है स्टेनलेस स्टील। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक, तो आप इसको देख लेते हैं। पीतल की कौन कौन किसकी मिश्र धातु है। तो ये है आपका तांबा और जस्ता का मिश्र धातु। कांसा पूछ ले तो तांबा और टिन मिलाएंगे। ठीक, फ्यूज तार बनाने के लिए सीसा और टिन मिलाएंगे, और स्टेनलेस स्टील क्रोमियम और आयरन मिला के बनाया जा सकता है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उद्दंत मार्तंड था हिंदी का प्रथम समाचार पत्र। क्या है, उद्दंत मार्तंड है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र। जो कि प्रकाशन कब से हुआ था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका जो प्रकाशन है वो 30 मई, कब हुआ था, 30 मई 1826 में इसका प्रकाशन हुआ था। कहाँ से प्रकाशन हुआ था ये भी इम्पोर्टेंट है इसका। तो इसका प्रकाशन हुआ था कलकत्ता से, और कलकत्ता से इसका प्रकाशन किया था किसने, जुगल किशोर ने। किसने, जुगल किशोर ने। ये सारी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि पहला समाचार पत्र कौन था, क्योंकि ये पहला था, इंपॉर्टेंट भी है, और प्रकाशन कहाँ से हुआ था और कब हुआ था। तो ये सारी चीजें कौन किया था, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि केसरी जो पत्रिका था ये इसका प्रकाशन 1881 में हुआ था, और कहाँ से हुआ था, बम्बई में इसका प्रकाशन हुआ था। कहाँ से, बम्बई से इसका प्रकाशन हुआ। लेकिन किसने किया था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखें, बाल गंगाधर तिलक ने इसका प्रकाशन किया था। किसने, बाल गंगाधर तिलक ने इसका प्रकाशन किया था। ठीक, तो आप बंगाल गजट के बारे में कहाँ से छोड़ सकते हैं, बंगाल गजट को क्यों छोड़ सकते हैं। तो देखिए, बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में हुआ था। कहाँ से हुआ था, कोलकाता से इसका प्रकाशन हुआ था। और किसने किया था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, जेम्स सिक्की ने इसका प्रकाशन किया था। किसने, जेम्स सिक्की ने। तो इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड था, हिंदी का पहला समाचार पत्र, और जिसका प्रकाशन जो है 30 मई 1826 को हुई थी। और इसे क्या कहा जा सकता है, इसे कलकत्ता में कलकत्ता में स्थित है, और जुगल किशोर ने इसको प्रकाशित किया था। और केसरी नामक जो पत्रिका थी ये 1881 में प्रकाशित हुई थी बम्बई से, और इसका प्रकाशन गंगाधर तिलक ने किया था। बंगाल गजट का जो प्रकाशन है 1780 में कोलकाता से हुआ था, और जेम्स सिक्की इसके प्रकाशक थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था आशापूर्णा देवी को। आशापूर्णा देवी को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये दिया गया था 1976 में। ठीक, और इनकी एक इम्पॉर्टेंट कृति थी, किस कृति के लिए दिया गया ये भी पूछा जाता है। तो ये प्रथम इनकी कृति का नाम प्रथम प्रतिश्रुति इनकी कृति का नाम है। तो ये इसके लिए इन्हें दिया गया था। और आशापूर्णा देवी के बारे में याद रखेंगे, तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आप लोग बताएंगे। तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक,
और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम पुरुष कौन थे, तो ये भी आप लोग बताएंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम पुरुष कौन थे? जी शंकर कुरूप थे। कौन? जी शंकर कुरूप थे। ठीक, और इन्हें दिया गया था मलयालम भाषा के लिए, मलयालम भाषा के लिए। और 57 नंबर का जो सबसे लेटेस्ट है, 57 नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दामोदर मौर्य को मिला था। किसके? दामोदर मौर्य को मिला था। ये भी एक चीज़ है, आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है। तो सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1976 में आशापुरा देवी को। और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार कई लोग समझ नहीं पा रहे होंगे किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और इनकी आशापुरा देवी की एक कृति थी जिसका नाम था प्रथम प्रतिश्रुति, इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार की दिया गया था। अब बात करते हैं यहाँ पे 57वां नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दामोदर मौर्य को दिया गया। और जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है वो कौन है? जी शंकर कुरूप हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मलयालम भाषा के लिए मिला था। अगला प्रश्न है कि नीलगिरी पर्वत का विस्तार कहाँ पे पाया जाता है। तो देखिए 3 राज्यों में, एक तो हो गया आपका कर्नाटक जहाँ पे नीलगिरी पर्वत का विस्तार पाया जाता है, केरल में हो गया, और एक महाराष्ट्र में हो गया। यहाँ पे क्या होता है? नीलगिरी पर्वत का विस्तार पाया जाता है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। ठीक, तो यहाँ पे नीलगिरी पर्वत की विस्तार। अगर आपसे पूछे कि नीलगिरी पर्वत के बारे में, तो अगर आपसे पूछे कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा नाम है इसका। क्या है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? डोडा बेटा है। ठीक, इसकी चोटी। और ये स्थित कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में स्थित है। और आपसे पूछे कि टोडा जनजाति, नीलगिरी पे कौन सी जनजाति पाई जाती है? टोडा जनजाति आपसे पूछ ले कि कहाँ पे पाई जाती है, तो ये नीलगिरी में टोडा जनजाति पाई जाती है। अगर आपसे पूछे कि नीलगिरी एक ऐसे पर्वत का एग्जाम्पल है, तो नीलगिरी जो है ये अब अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है। किस पर्वत का? अवशिष्ट पर्वत का नीलगिरी एग्जाम्पल है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और प्रथम बायोस्फीयर कौन था? प्रथम बायोस्फीयर का नाम बताइए। तो प्रथम बायोस्फीयर वो नीलगिरी पर्वत पे ही बनाया गया था। प्रथम बायोस्फीयर नीलगिरी था, आपके ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं भारत का प्रथम बायोस्फीयर था। और मुदुमलाई अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, तो ये भी आप लोग बताएंगे। मुदुमलाई जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पे स्थित है, तो मुदुमलाई अभ्यारण्य है ये नीलगिरी पे स्थित है। कहाँ पे? नीलगिरी पे स्थित है। तो इन सारी चीजों को, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखेंगे। तो देख लेते हैं नीलगिरी पर्वत का विस्तार कहाँ पे? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में, 3 राज्यों में है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा कहा जाता है, उसकी जो ऊंचाई है डोडा बेटा है, और ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। लेकिन ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। टोडा जनजाति नीलगिरी पे पर्वत पे ही पाई जाती है। और नीलगिरी पर्वत एक वर्तमान समय में अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल रह चुका है। ठीक, और प्रथम बायोस्फीयर भारत का कौन? नीलगिरी पर्वत पे ही बनाया गया था। और मुदुमलाई जो अभ्यारण्य है वो नीलगिरी पर्वत पे ही स्थित है। जेरूसलम किस की तीर्थ यात्रा स्थल है, तो जेरूसलम जो है ईसाइयों की भी तीर्थ यात्रा स्थल है, ईसाई धर्म की भी है, और आपके कौन सी धर्म? यहूदियों की भी तीर्थ यात्रा स्थल है, यहूदियों की, और मुस्लिम की भी तीर्थ यात्रा स्थल है। कौन सी? मुस्लिम की भी तीर्थ यात्रा स्थल है। ठीक, अब बात करते हैं एक एक धर्म की। जैसे आपसे पूछे कि ईसाई धर्म के बारे में कुछ चीजें, तो जैसे आपसे पूछे कि ईसाई के मूल स्थान क्या था, मूल स्थान ईसाइयों का क्या था, यानी कि कहाँ के लोग थे, ये किस देश से डेवलप हुए थे, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये फिलिस्तीन से हुआ था। और फिलिस्तीन ईसाई धर्म के आपसे पूछे संस्थापक कौन थे, तो ईसाई धर्म के जो संस्थापक थे वो ईसा मसीह थे। कौन थे? ईसा मसीह ईसाई धर्म के संस्थापक थे। अगर आपसे पूछे कि यहूदी धर्म का पूजा स्थल कौन सा है, यहूदी जो धर्म है इसके बारे में कुछ चीजें, जैसे इसका पूजा स्थल क्या है, यहूदियों का जो पूजा स्थल है वो क्या है, तो देखिए यहूदियों का जो पूजा स्थल है उसे सिनोगॉग कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनोगॉग कहते हैं। और बात करते हैं यहूदियों का जो पवित्र ग्रंथ है उसका क्या नाम है, तो यहूदियों की जो पवित्र ग्रंथ का नाम तोरह है। ठीक, और बात करते हैं वैसे इस्लाम धर्म के बारे में चीजें देख लेते हैं। इस्लाम धर्म, तो इस्लाम धर्म के बारे में बात करें, इसके जो पैगंबर थे हजरत मोहम्मद साहब थे। कौन? हजरत मोहम्मद साहब थे। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं जो पवित्र ग्रंथ है
इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है उसका क्या नाम है? उसका नाम है कुरान। कुरान ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ, सॉरी इस्लाम धर्म वालों का पवित्र ग्रंथ है। तो देख ले जेरूशलम किसकी तीर्थ यात्रा स्थल है? तो ईसाई की तीर्थ यात्रा स्थल है जेरूशलम। यहूदियों की भी है, मुस्लिम की भी है। ठीक, बात करते हैं ईसाई धर्म। इसका मूल स्थान कहाँ पे? फिलिस्तीन के रहने वाले थे ये ईसाई धर्म वाले, और संस्थापक कौन है? ईसा मसीह है। ठीक, और यहूदी जो धर्म है वो पूजा स्थल कौन सा है? सिनोगॉग है यहूदी धर्म की पूजा स्थल। और पवित्र ग्रंथ कौन सा है? यहाँ पे तोरा ग्रंथ है पवित्र ग्रंथ। इस्लाम धर्म की बारे में बात करें तो हजरत मोहम्मद साहब थे इस्लाम धर्म के जो प्रचारक थे, हजरत मोहम्मद साहब, और प्रथम पवित्र ग्रंथ था कुरान। ठीक, 7वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक कौन थे? तो जो काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? तो काशी जो विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? शिव प्रसाद गुप्ता थे। कौन? शिव प्रसाद गुप्त थे। ठीक, और काशी विद्यापीठ जो था इसका नाम वर्तमान समय क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो इसका नाम परिवर्तन करके, कब हुआ था नाम परिवर्तन? 1995 में इसका नाम परिवर्तन हो गया, और इसका नाम रखा गया क्या? महात्मा गांधी विद्यापीठ इसका नाम रखा गया। क्या? महात्मा गांधी विद्यापीठ इसका नाम रखा गया। और वहीं आपसे पूछे कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसके संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे इसके संस्थापक? मदन मोहन मालवीय इसके संस्थापक थे। वहीं आपसे पूछे कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन बताएंगे? नालंदा यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक थे कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो कुमार गुप्त ने किया था। किसने किया था? कुमार गुप्त ने किया था। तो इन सारी चीजों को आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। देखिए काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? तो शिव प्रसाद गुप्त थे काशी विद्यापीठ के संस्थापक। काशी विद्यापीठ का जो नाम परिवर्तन है 1995 में हुआ था। अब इसका नाम परिवर्तन करके क्या रख दिया गया था? महात्मा गांधी विद्यापीठ रख दिया गया है। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने किया था। और आपसे पूछे कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है कुमार गुप्त ने किया था। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर थे लोकसभा के पहले अध्यक्ष। अगर आपसे पूछे कि लोकसभा के जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिड़ला है लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष। ओम बिड़ला है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ओम बिड़ला लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और जो है लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा सदस्यों को जो शपथ दिलाने का काम है वो कौन करता है? वो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं या फिर कोई व्यक्ति मनोनीत कर देंगे या फिर खुद शपथ दिलाते हैं। और लोकसभा के सदस्य अपना जो त्यागपत्र है वो किसे देते हैं? लोकसभा के सदस्य अपना लोकसभा के सदस्य जो अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। किसे देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं। और बात करते हैं जो लोकसभा सदस्य का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। और वहीं आपसे पूछ लेगा कि लोकसभा को राष्ट्रपति भंग किस आर्टिकल के तहत करता है? लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं लोकसभा को भंग। और किस अनुच्छेद के तहत? तो ये अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को राष्ट्रपति भंग करते हैं। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। कौन? जीवी मावलंकर। और लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष है। और लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे या फिर राष्ट्रपति द्वारा कोई व्यक्ति मनोनीत कर दिया जाता है उन्हें वो शपथ दिलाता है। ठीक, और लोकसभा के सदस्य जो है अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा भंग कितने वर्ष में? राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 85 के तहत। जो विषय संसद में नहीं है उसे कानून कौन बनाएगा? जो विषय संविधान में नहीं है उस पर कानून संसद बनाएगा। और कानून के बारे में बात करेंगे। अगर आपसे पूछे कि 7वीं अनुसूची के बारे में बात करेंगे। इसमें सूची बनाई गई है कितनी? सूचियां, इसमें सूचियों की संख्या 3। इसे 7वीं अनुसूची को क्या कहते हैं? सूचियों का सूची कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचियों का सूची भी कहते हैं इस अनुसूची को। ठीक, तो अब इसमें 3 सूचियां बनाई गई हैं।
एक तो आपका कौन सा सूची हो गया, संघ सूची हो गया, एक आपका हो गया राज्य सूची हो गया, संघ सूची, राज्य सूची, और एक हो गया आपका समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में कार्य करने के लिए 100 विषय, राज्य सूची में कार्य करने के लिए 61 विषय और समवर्ती सूची में कार्य करने के लिए 51 विषय दिए गए हैं। संघ सूची में जो कानून है वो केंद्र सरकार बनाती है। कौन सरकार बनाती है? केंद्र सरकार कानून बनाती है। और राज्य सूची में कौन सी सरकार कानून बनाती है? राज्य सरकार कानून बनाती है। कौन? राज्य सरकार। और समवर्ती सूची में कौन सरकार कानून बनाती है? तो इसमें केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है और राज्य सरकार भी कानून बना सकता है, लेकिन मतभेद होने पे सबसे ज्यादा जो मान्यता होगी वो केंद्र सरकार की होगी। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। जो विषय संविधान में नहीं है उस पर कानून कौन बनाता है? उस पर कानून संसद बनाती है। जैसे 7वीं अनुसूची में सूचियों की संख्या दी गई है, इसे क्या कहते हैं? सूचियों की सूची कहते हैं। इसमें कितनी सूची दी गई है? 3। जैसे संघ सूची हो गया, 100 विषय हैं, इस पे संघ सूची पे कानून जो है केंद्र सरकार बनाता है। राज्य सूची में 61 विषय हैं, कानून राज्य सरकार बनाता है। समवर्ती सूची में 51 विषय हैं, इस पे कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर बनाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? देखिए, संविधान सभा का बैठक पहला हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। और इसमें क्या बना गया था? इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसकी जो खास बात है, इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसमें अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। और बात करते हैं संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी वो 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें जो खास बात क्या है, तो इसमें अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसमें अस्थायी अध्यक्ष बना दिए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसे बना दिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसमें अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। और संविधान की जो तीसरी वाली बैठक हुई थी वो हुई थी आपके 13 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को। और इसमें खास बात क्या था? तो इसमें क्या हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने पेश किया। क्या उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक। और संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है ये पूछा जाता है कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो हुई थी आपकी 24 जनवरी 1950। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। और इस दिन खास क्या था? तो इस दिन क्या हुआ था? इसी दिन भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। भारत के पहले राष्ट्रपति किसे बनाया गया था? तो भारत के पहले राष्ट्रपति इसी दिन बनाया गया था। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं, आपसे पूछे कि संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 में। इसमें खास क्या था? तो इसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे बना दिया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को, क्योंकि वो संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग थे। दूसरी वाली बैठक 11 दिसंबर 1946 को, इसमें अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और तीसरी वाली जो बैठक है संविधान सभा का 13 दिसंबर 1946 को, इसमें क्या हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने पेश किया था। अंतिम वाली जो बैठक है वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। और इसी दिन क्या हुआ था? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक। राष्ट्रपति एंड उपराष्ट्रपति के अनुपस्थित होने पे कार्य कौन करता है? तो अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश इसका काम करता है। कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश काम करते हैं। ठीक। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत में वर्तमान समय में कौन है? तो ये अगर आपसे पूछे कि पहले सीजेआई कौन थे, तो पहले सीजेआई जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एचजे कानिया थे, यानी कि हीरालाल जे कानिया इनका नाम था। पहले चीफ जस्टिस थे हीरालाल जे कानिया। और वर्तमान समय में भारत के चीफ जस्टिस कौन है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हमने कई बार आप लोग को बताया है। और आपसे पूछे कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अनुपस्थित होने पे कार्यों को कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। और भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एचजे कानिया यानी हीरालाल जे कानिया है। वर्तमान समय में कौन है ये आप लोग बताएंगे। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। मुगलों ने नवरोज का त्योहार किससे लिया था?
तो देखिए मुगलों ने जो नवरोज का त्योहार मनाने की जो प्रथा है वो पारसियों से लिया था। किससे लिया था? पारसी से लिया था। ठीक, और पारसी के बारे में बात करते हैं तो पारसी की जो धार्मिक पुस्तक है उसको क्या कहा जाता है? तो धार्मिक पुस्तक पारसियों की क्या है? तो जिंद अवस्था है पारसियों की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? जिंद अवस्था है पारसियों का धार्मिक पुस्तक। अगर आपसे पूछे कि पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे, यहाँ पे आपसे पूछ ले क्या कि पारसी धर्म के जो संस्थापक थे उसका क्या नाम था? तो जो पारसी धर्म के संस्थापक थे उनका नाम जरथुष्ट्र था। क्या था? जरथुष्ट्र उनका नाम था, पारसी धर्म के संस्थापक। और जो नवरोज का त्योहार है इससे आप लोग पूछेंगे कि किसने शुरू किया था नवरोज का त्योहार? तो बलबन ने शुरू किया था। किसने? बलबन ने मुगलों में नवरोज का त्योहार का शुरुआत किया था, बलबन ने किया था। और जो पारसियों का जो पूजा स्थल है उसे क्या कहा जाता है? तो पारसियों का जो पूजा स्थल है वो अग्नि मंदिर होता है। क्या? अग्नि मंदिर होता है पूजा स्थल पारसियों का। और बात करते हैं और कुछ पपेटी त्योहार आपसे पूछे कौन मनाते हैं? पपेटी फेस्टिवल कौन मनाते हैं? पपेटी फेस्टिवल और नवरोज ये सभी फेस्टिवल कौन मनाते हैं? तो ये पारसी धर्म के लोग ही मनाते हैं, पारसी धर्म के लोग मनाते हैं। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे मुगलों ने नवरोज का त्योहार किससे लिया था? तो पारसियों से लिया था। और पारसियों की जो धार्मिक पुस्तक है उसका नाम क्या है? जिंद अवस्था पारसियों की धार्मिक पुस्तक है। और पारसियों का जो संस्थापक है जरथुष्ट्र है। और जो मुगलों में नवरोज त्योहार मनाने की शुरुआत सबसे पहले बलबन ने किया। और पूजा स्थल की बात करें, अग्नि मंदिर है इसका पूजा स्थल। पपेटी त्योहार, नवरोज त्योहार वो पारसी धर्म का त्योहार है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हाईकोर्ट रिट जारी करता है। तो देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हाईकोर्ट कौन सी रिट जारी करता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करता है। कौन? बंदी प्रत्यक्षीकरण हाईकोर्ट रिट जारी करता है। और बात करते हैं हाईकोर्ट के बारे में, तो हाईकोर्ट जो रिट जारी करता है वो किस आर्टिकल के तहत करता है? हाईकोर्ट जो रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 226 के तहत। लेकिन आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट रिट किस आर्टिकल के तहत जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है? तो ये आर्टिकल अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है, अनुच्छेद 32 के तहत। और ये रिटें कितनी प्रकार की होती हैं और रिट किस भाषा का शब्द है? जो रिट है वो लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। जो रिट है लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक, और बात करते हैं जो रिट हैं वो कितने होते हैं? मुख्य 5 होते हैं। तो ये सभी बाद में देखेंगे। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हाईकोर्ट रिट जारी करता है कौन सा? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। और वो होता है परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। हाईकोर्ट रिट जारी करता है मौलिक अधिकारों को हनन होने पर अनुच्छेद 226 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक, और रिट किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है संविधान की आत्मा। किसने? अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। और अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा था। किसने? भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसने कहा? भीमराव अंबेडकर ने कहा था। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को भी कहीं कहीं ऑप्शन में आपसे मिल सकता है, प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक, और आर्टिकल 32 के तहत आप कहाँ जा सकते हैं? अभी हमने बताया सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। और वो 5 प्रकार की रिट कौन सी होती है? जैसे देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, और परमादेश हो गया, अधिकार परीक्षा हो गया, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। ये कुछ क्या बोलते हैं रिट है जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। जैसे संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। और प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा कहा जाता है, कहीं कहीं मिलता है। भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण ये कहाँ से लिया गया है?
ये वो रिट है, पंथी प्रदेश, अधिकार, परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, ये सभी हैं। ठीक, और संविधान की रीढ़ किसे कहा जाता है, ये अगर आपसे पूछे संविधान की रीढ़ किसे कहा जाता है, तो रीढ़ के बारे में बात करें तो ये अनुच्छेद 19 को कहा जाता है। संविधान की रीढ़ अनुच्छेद 19 को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, संविधान की मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो भाग 3 को कहा जाता है संविधान का मैग्ना कार्टा। तो देख लेते हैं संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे संविधान का रीढ़ किसे कहते हैं, अनुच्छेद 19 को, संविधान का मैग्ना कार्टा अनुच्छेद भाग 3 को कहते हैं। अगला प्रश्न है संविधान की संविधान की अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती हैं। तो देखिए संविधान की जो अवशिष्ट शक्तियां हैं संसद में निहित होती हैं। अगर आपसे पूछे कि संसद आर्टिकल कितना है, संसद में अंग कितने हैं, तो 3। अगर आपसे पूछे कि संसद में सदन कितने हैं, तो 2 बताएंगे। संसद किस आर्टिकल में है, तो 79 आर्टिकल में। अंग कौन कौन से हैं, जैसे हो गया आपका लोकसभा संसद का अंग है, और राज्यसभा, लोकसभा, राज्य सभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलके क्या होते हैं, संसद की अंग का निर्माण करते हैं। अगर आपसे संसद की सदन पूछे तो लोकसभा हो जाएगा, और राज्यसभा, ये हो गया आपका संसद के सदन। ठीक, तो ये दोनों चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और संसद के जो 2 बैठक होते हैं, संसद के 2 सत्रों के बीच में आपसे पूछेगा सत्रों के बीच अधिकतम कितनी अवधि होनी चाहिए, अधिकतम कितनी अवधि होती है 2 सत्रों के बीच में, अधिकतम कितनी अवधि होती है, तो 6 माह की अवधि होती है 2 सत्रों के बीच। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती हैं, तो संसद में। संसद के अंग पूछे कितने होते हैं, 3, लेकिन आपसे पूछे संसद के सदन कितने होते हैं, 2। संसद के अंग एक तो लोकसभा जो कि आर्टिकल 81 में है, राज्यसभा जो कि आर्टिकल 80 में है, और राष्ट्रपति जो कि आर्टिकल 52 में है, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। उसी तरह संसद के सदन 2, लोकसभा और राज्यसभा आर्टिकल 81 एंड कितना बताएं, आर्टिकल 80। ठीक, अगर आपसे पूछे कि 2 सत्रों के बीच में अधिकतम अवधि संसद के 2 सदनों के बीच में कितनी हो सकती है, 6 माह की हो सकती है। पाल वंश की स्थापना किसने किया था, देखिए पाल वंश की जो स्थापना की बात है, इसे किया था गोपाल ने पाल वंश की स्थापना किया था। और इसने जो अपनी राजधानी है वो किसे बनाई थी, तो ये अपनी राजधानी मुंगेर को बनाई थी। किसे बनाई थी, मुंगेर को ये अपनी राजधानी बनाई थी। और ये मुंगेर जो है ये बंगाल क्षेत्र में पड़ता है, इतनी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये गोपाल के बाद इसका पुत्र शासक बनता है। इसके पुत्र कौन थे, इसके पुत्र शासक बनते हैं धर्मपाल। गोपाल के बाद कौन शासक बनता है, धर्मपाल, इसके पुत्र शासक बनते हैं। और ये क्या कहते हैं, ये विक्रमशिला एक विश्वविद्यालय है, ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करता है। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करता है। ठीक, तो कौन करता है, धर्मपाल ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करता है। और वो वहीं आपसे पूछे कि पाल वंश का द्वितीय संस्थापक क्यों पूछा जाता है, क्योंकि इसमें 2 लोगों ने मतलब अलग अलग जो पुनर्जागरण ले आया था, तो इस वजह से ये पूछा जाता है कि पाल वंश का द्वितीय संस्थापक को किसे कहा जाता है। तो पाल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है महिपाल को। किसे, महिपाल को, क्योंकि इसने बहुत सुधार कार्य किए थे अपने प्रशासन में, तो महिपाल प्रथम को माना जाता है। और अगर आपसे पूछे कि पाल वंश के अंतिम शासक किसे माना जाता है, तो पाल वंश के जो अंतिम शासक माना जाता है गोविंद पाल को। गोविंद पाल है पाल वंश का अंतिम शासक। तो इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए पाल वंश के संस्थापक कौन है, तो पाल वंश के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, गोपाल है, और इसने अपनी राजधानी बनाया था मुंगेर को, और मुंगेर जो है बंगाल क्षेत्र में पड़ता है। उसके बाद शासक बनता है इसका पुत्र, इसका क्या नाम था, धर्मपाल। और धर्मपाल ने एक काम किया, इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। इंपॉर्टेंट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया, धर्मपाल ने किया। और द्वितीय शासक संस्थापक कौन है, महिपाल है। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक महिपाल है, और पाल वंश का अंतिम संस्थापक कौन है, गोविंद पाल है। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था। तो जो सूचना का अधिकार अधिनियम है 2005 में पारित हुआ था। और कुछ अधिकारों के बारे में देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछेगा कि स्वतंत्रता का
अधिकार आर्टिकल किस में है? तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये आर्टिकल 19 में है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 में। वैसे आपसे पूछेगा कि संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति का जो अधिकार है वो पहले क्या था? संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था। क्या था? संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था और इसे रखा गया था अनुच्छेद नंबर 31 में। इसे आता था ये अनुच्छेद नंबर 31 में। अब इसे क्या बना दिया गया है? अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। कौन सा अधिकार बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। और ये अब वर्तमान समय किस अनुच्छेद में रखा गया है? ये वर्तमान समय किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद नंबर 300 के ए में से रख दिया गया है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं इसके लिए संविधान में कौन सा संशोधन हुआ था, ये पूछा जाता है। तो इसके लिए संविधान में हुआ था 44वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? 1978 में हुआ था। और शिक्षा को राज्य सूची से निकाल करके शिक्षा को अब वर्तमान समय क्या कर दिया गया? समवर्ती सूची में रखा गया। शिक्षा को किस सूची में रखा गया? समवर्ती सूची में रखा गया। और ये किस अनुच्छेद में है? तो ये किस संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया था? तो इसके लिए हुआ था कौन सा? शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया था। और पहले किस सूची में था? तो ये पहले था, ये शिक्षा राज्य सूची का विषय था। तो ये चीजें आप लोग भी ध्यान रखेंगे। पहले ये राज्य सूची का विषय था, अब वो किस सूची में है? समवर्ती सूची में। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में पारित हुआ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। और स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 बताता है। और संपत्ति का जो अधिकार है, जो कि पहले मौलिक अधिकार था, और फिर हुआ संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में। और इसे अब बना दिया गया, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे अनुच्छेद 300A में रखा गया। और शिक्षा पहले क्या था? राज्य सूची का विषय था, अब क्या कर दिया गया था? अब इसे समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। किसमें? राष्ट्रपति में निहित होती है। और संघ की जो कार्यपालिका है, संघ की कार्यपालिका ये किस भाग में है? तो ये भी पूछा जाता है। तो ये आप लोग बताएंगे भाग 5 में है। वहीं और संघ की कार्यपालिका की शक्ति, अगर आपसे पूछे कि संघ की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें होती है? संघ की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होगी? तो ये निहित होती है प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद में। प्रधानमंत्री और मंत्री उसके मंत्रिमंडल में या फिर मंत्री परिषद में निहित होती है। यहाँ पे मंत्रिमंडल लिख लीजिए आप लोग। और मंत्रिमंडल आर्टिकल कितने में? आर्टिकल 74 में है। और भारत में एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 में है। और राष्ट्रपति का पद आर्टिकल 52 में है। लेकिन आपसे पूछे कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये अनुच्छेद नंबर किस में बताया गया? अनुच्छेद नंबर 53 में बताया गया। कार्यपालिका की जो सभी शक्ति होंगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी, ये आर्टिकल नंबर 53 में बताया गया है। और बात करते हैं जो राज्य की कार्यपालिका है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। राज्य की कार्यपालिका की आपसे पूछेगी शक्ति किसमें निहित है? तो राज्य की जो कार्यपालिका की शक्ति है इसी तरह राज्यपाल में निहित होती है। और राज्यपाल किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल नंबर 153 में भारत में एक राज्यपाल होगा। और लेकिन कार्यपालिका की आपसे पूछ ले, राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति की जब वास्तविक शक्ति पूछेगा तो सीएम हो जाएगा, और प्लस उसके क्या हो जाएंगे? मंत्रिमंडल हो जाएंगे। और सीएम जो किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 164 में है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और राज्य की जो कार्यपालिका है ये किस भाग में है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, भाग 6 में है। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होगी। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति का पद जो है आर्टिकल 52 में बताया गया है। अब कार्यपालिका की जो शक्ति होती है राष्ट्रपति में निहित होगी है, वो आर्टिकल नंबर 53 में बताया गया। और राज्य केंद्र की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति जो है प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद में निहित होता है। और मंत्री परिषद के बारे में आर्टिकल 74 बताया गया है। और राज्य की जो कार्यपालिका की शक्ति है वो भाग 6 में दिया गया है। और इस किस में होती है? राज्य की कार्यपालिका की शक्ति 153 राज्यपाल में होती है। वास्तविक शक्ति किस में होती है? सीएम और उसके मंत्रिमंडल में। आर्टिकल 164 में सीएम के बारे में बताया गया है। गुरु नानक की जीवनी किसे लिखी थी? तो किसने लिखी थी? गुरु नानक की जीवनी गुरु अंगद देव ने लिखा था। किसने लिखा था गुरु नानक की जीवनी? गुरु अंगद देव ने लिखा था गुरु नानक की जीवनी। और गुरु अंगद देव ने क्या लिखा था? इसे आदि ग्रंथ भी लिखे थे। गुरु नानक ने आदि ग्रंथ की रचना भी की थी
और प्लस इन्होंने क्या किया था, गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया था। गुरुमुखी लिपि आपसे पूछे कि किसने शुरुआत की, तो गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की भी शुरुआत की और आदि ग्रंथ की रचना भी की। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि गुरु नानक के बारे में, तो गुरु नानक के बारे में आपसे पूछे कि इन्होंने क्या किया, सिख धर्म की स्थापना की। सिख धर्म की इन्होंने क्या की, स्थापना किए। और ये सिखों के कौन से गुरु बने थे, पहले गुरु थे, सिखों में पहले गुरु बने थे। और बात करते हैं इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, जन्म के बारे में बात करें तो ये तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे, तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। और ये 1469 में जन्म हुआ था। कब, 1469 में। इन्होंने क्या किया था, लंगर की आपसे पूछे सुविधा किसने शुरू की थी, और संगत की भी सुविधा किसने की थी। तो लंगर और संगत की सुविधा किसने की थी, गुरु नानक जी ने किया था। लंगर व्यवस्था और संगत व्यवस्था शुरू किया था। और सिखों के 10वें गुरु कौन थे, सिखों के 10वें गुरु का क्या नाम था, तो सिखों के 10वें गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी थी, तो गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। और ये आदि ग्रंथ की रचना भी गुरु अंगद देव ने किया था। और गुरुमुखी लिपि की जो शुरुआत है वो गुरु अंगद ने किया था। और सिख धर्म की स्थापना के बारे में बात करें किसने किया था, तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने किया था। और सिखों के पहले गुरु थे गुरु नानक। और जन्म इनका कहाँ पे हुआ था, तलवंडी में 1469 में हुआ था। लंगर और संगत व्यवस्था की जो शुरुआत है वो भी किसने की, गुरु नानक ने किया। और सिखों के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। और सिखों के ये आखिरी गुरु थे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि संसद में शून्य काल का समय। तो देखिए, प्रश्न काल के बाद संसद में क्या आता है, प्रश्न काल के बाद के समय को क्या कहते हैं, शून्य काल कहते हैं। और ये कितने बजे के बीच में होता है, तो ये 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में होता है, 12 बजे के बीच में। और जो ये शून्य काल है, ये शून्य काल है, ये किस देश की देन है, ये पूछा जाता है किस देश की देन है, तो ये भारत की देन है। शून्य काल किसने शुरू किया, भारत शुरू किया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, शून्य काल भारत शुरू किया था। और बात करते हैं संसद के सत्र के बारे में। संसद के कितने सत्र होते हैं, संसद के 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से सत्र होते हैं, एक तो आपका बजट सत्र होता है, और एक आपका ग्रीष्मकालीन सत्र होता है। कौन सा, ग्रीष्मकालीन सत्र होता है। और एक आपका होता है शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र। ये संसद के 3 सत्र बुलाए जाते हैं। और सत्र बुलाते कौन है, तो ये भी बताएंगे आप लोग। सत्र बुलाने का काम कौन करता है, तो सत्र बुलाने का काम जो है वो राष्ट्रपति करता है। कौन, राष्ट्रपति सत्र बुलाते हैं। अगर आपसे पूछे कि संसद के 17वासान कौन करता है, 17वासान भी कौन करता है, तो 17वासान भी राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक, 17वासान करने की भी शक्ति राष्ट्रपति के पास में। संसद में शून्य काल का समय, जो प्रश्न काल के बाद के समय को क्या कहते हैं, शून्य काल। और ये 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में होता है। और देश को, और ये किस देश की देन है, तो ये भारत की देन है। भारत शुरू किया था, शून्यकाल भारत शुरू किया था। और संसद के सत्र कितने होते हैं, बजट सत्र हो गया, ग्रीष्मकालीन सत्र हो गया, और शीतकालीन सत्र हो गया। ये संसद के 3 सत्र होते हैं। सत्र बुलाते कौन है, राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। 17वासान भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। खारवेल किस वंश से संबंधित है, तो खारवेल जो है चेदी वंश का शासक था। किस वंश का, चेदी वंश का शासक था कौन, खारवेल। और ये कहाँ का राजा था, ये कलिंग का राजा था। आप लोग सुने होंगे कलिंग नरेश खारवेल, तो ये कलिंग का राजा था। और इसने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसकी राजधानी कहाँ पे, शक्तिमती थी। कहाँ पे, शक्तिमती इसकी राजधानी थी। और जो खारवेल के बारे में जो वर्णन है वो कहाँ पे मिलता है, खारवेल के बारे में वर्णन जो है हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। किस अभिलेख में, हाथी गुम्फा अभिलेख में। अभिलेख के बारे में जो जानकारी है वो कलिंग नरेश खारवेल के बारे में मिलती है। और हाथी गुम्फा अभिलेख जो है उदयगिरी के पहाड़ी पे स्थित है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कहाँ पे, उदयगिरी पहाड़ी पे ये स्थित है। ठीक, अब बात करते हैं अशोक के बारे में। अशोक भी कलिंग युद्ध लड़ा था भाई, तो थोड़ा देख लेते हैं। अशोक का जो कलिंग युद्ध था ये किस शिलालेख में मिलता है, तो इसका जो वर्णन है अशोक के जो कलिंग युद्ध के बारे में, इसका वर्णन पूछा जाता है किस शिलालेख में, करोड़ों बार पूछा गया है। तो ये आपके 13वें शिलालेख में मिला गया है, 13वें शिलालेख में। और अशोक इसके बाद कौन सी नीति अपना लेता है, तो धम्म चक्र की नीति अपना लेता है। धर्म की नीति ये अपना लेता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे अशोक। ठीक,
तो इन चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए खारवेल किस वंश से संबंधित था, तो ये चेदी वंश से संबंधित था और ये खारवेल कलिंग का राजा था, इसने अपनी राजधानी शक्तिमती बनाई थी। और ये वर्णन कहाँ पे मिलता है कलिंग का, हाथी खारवेल का वर्णन जो है हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है जो कि उदय पहाड़ी पे स्थित है। अशोक ने कलिंग युद्ध भी लड़ा था और वर्णन इसका 13वें शिलालेख में मिलता है। धर्मचक्र की नीति अशोक ने इससे दुखी होकर लगा लिया था क्योंकि ये बहुत ज्यादा उस समय क्या हो गया था, परेशान हो गया। राजा के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो राजा के जो सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन कौटिल्य ने किया था। और ये सप्तांग सिद्धांत का जो उल्लेख है ये कौटिल्य किस पुस्तक में करते हैं, तो ये अर्थशास्त्र पुस्तक था ना, अर्थशास्त्र, तो इसमें इन्होंने किया था। और तो अर्थशास्त्र पुस्तक के ये किससे संबंधित था, तो सप्तांग सिद्धांत जो देखिए राजा से ही, तो राजा क्या करता है, प्रशासन करता है यानी कि राजनीति करता है, तो ये संबंधित किससे होगा, ये संबंधित किससे होगा, ये राजनीति से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा, राजनीति के। और अर्थशास्त्र के बारे में आपसे पूछेगा कि लेखक कौन है, तो कौटिल्य ने इसका प्रतिपादन किया, तो कौटिल्य इसके लेखक हैं कौटिल्य, या फिर इनका नाम भी और भी है, जैसे विष्णुगुप्त भी इनका नाम है और चाणक्य भी इसका नाम है, चाणक्य भी इनका नाम है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए जो विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये किसके दरबार में रहते थे, ये भी पूछा जाता है, ये किसके दरबार में रहते थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। और जो राजा का सप्तांग सिद्धांत है ये इसके अंग कौन कौन से हैं, तो देखिए इसके 7 अंग है। कौन कौन से, एक तो हो गया राजा हो गया, इसके अंग हो गया, और एक तो आमत्य हो गया, इसके अंग राजा आमत्य, जनपद भी इसका अंग है, क्या जनपद भी इसका अंग है, दुर्ग कोष हो गया, कोष बल हो गया, और आपका एक हो गया का मित्र। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि राजा के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, कौटिल्य ने। कौटिल्य की एक पुस्तक है जिसका नाम अर्थशास्त्र है, इसमें इन्होंने सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया। और जो ये पूरी की पूरी पुस्तकवा है वो किससे संबंधित है, राजनीति से संबंधित है। और जो सप्तांग सिद्धांत है ये भी राजनीति से ही संबंधित है। और अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं, विष्णुगुप्त हैं और चाणक्य, तीनों इन्हीं का नाम है। और बात करते हैं सप्तांग सिद्धांत में इसने कितने अंग बताए, 7, राजा आमत्य जनपद दुर्ग कोष बल मित्र, ये 7 अंग है। ठीक, दरबार में ये किसके दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है, तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, ये यूपी की बनी थी। और इन्हें सरोजिनी नायडू को क्या कहा जाता है, इन्हें भारत कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत कोकिला या फिर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं स्वतंत्र भारत की पहली की बात करें तो स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रपति आपसे पूछ ले कौन बनी थी, तो स्वतंत्र भारत की जो पहली राष्ट्रपति बनी थी प्रतिभा पाटिल बनी थी। कौन, प्रतिभा पाटिल थी स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रपति। और भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन बनी थी, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, पहली प्रधानमंत्री कौन बनी थी, तो पहली महिला प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी बनी थी। और पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी, तो ये भी आपके प्रतिभा देवी पाटिल बनी थी, इंदिरा गांधी बनी थी। ठीक, और आपसे पूछे कि भारत की पहली महिला सीएम कौन बनी थी, पहली महिला सीएम कौन बनी थी भारत की, तो पहली महिला सीएम कौन बनी थी, सुचेता कृपलानी बनी थी। कौन, सुचेता कृपलानी बनी थी। और किस राज्य की बनी थी, ये यूपी की बनी थी। तो इन चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी, सरोजिनी नायडू, और उत्तर प्रदेश में बनी थी, इन्हें क्या कहा जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। बात करते हैं स्वतंत्र भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा पाटिल थी। और स्वतंत्र भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। और भारत की पहली महिला सीएम कौन थी, सुचेता कृपलानी थी। ऋग वैदिक काल की मूल्यवान संपत्ति किसे माना जाता है, तो ऋग वैदिक काल में मूल्यवान संपत्ति गाय को माना जाता है। और गाय क्या होती है, ऋग वैदिक काल में गाय विनिमय के लिए प्रयोग किया जाता है। विनिमय का गाय क्या होती थी, साधन होती थी, इससे विनिमय किया जाता था, यानी कि एक्सचेंज किया जाता था। ठीक,
और बात करते हैं गाय को ऋग्वैदिक काल में क्या कहा गया। तो गाय को ऋग्वैदिक काल में अधन्या कहा गया। अधन्या अर्थात कि ना मारे जाने वाला पशु कहा गया है। ठीक, और गाय के बारे में बात कर लेते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। गाय का वैज्ञानिक नाम भी आप लोग बता दीजिए अगर आपसे पूछे तो। गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिसस है। क्या? बॉस इंडिसस है। गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिसस है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है। नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु भी गाय है। नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। सबसे प्राचीन वेद क्या है। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। कौन सा? ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद। और सबसे नवीन वेद आपसे पूछ ले कौन सा सबसे नवीन वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है सबसे नवीन वेद। कौन सा? अथर्ववेद सबसे नवीन वेद है। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। ऋग्वैदिक काल की मूल्यवान संपत्ति किसे माना जाता था। गाय को माना जाता था। ऋग्वैदिक काल में उस विनिमय का साधन गाय हुआ करती थी। और गाय को क्या कहा जाता है ऋग्वैदिक में? अधन्या कहा जाता था। ठीक, ऋग्वेद में गाय को अधन्या कहा गया है। और नेपाल का राष्ट्रीय पशु भी क्या है? गाय है। और गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस इंडिसस है गाय का वैज्ञानिक नाम। सबसे प्राचीनतम वेद जो है वो ऋग्वेद है। और सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। तो इतनी चीजें भी आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या चीजें लिया गया है। देखिए, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकार भाग 3 मैग्ना कार्टा और फिर 12 से 35 अनुच्छेद। मौलिक अधिकार ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और आपसे पूछे कि वित्तीय आपात भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति पे जो महाभियोग है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये भी कहाँ से लिया गया है? ये भी अमेरिका से लिया गया है। अगर आपसे वहीं पूछे कि एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है। एकल नागरिकता ये किस देश के संविधान से लिया गया है। या फिर आपसे पूछे कि द्विसदनात्मक जो प्रणाली है, द्विसदनात्मक प्रणाली ये कहाँ से लिया गया है। या फिर आपसे पूछे कि संसदीय जो प्रणाली है, संसदीय प्रणाली ये कहाँ किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये सभी के सभी कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक, और आपसे पूछे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से लिए गए हैं। तो ये आयरलैंड से लिए गए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए। आपसे पूछे कि प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है। या फिर आपसे पूछे कि संयुक्त बैठक किस देश के संविधान से ली गई है। संयुक्त बैठक किस देश के संविधान से ली गई है। या फिर आपसे पूछे कि समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई। समवर्ती सूची तो ये सभी के सभी कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है, वित्तीय आपात लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है। एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है। तो एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से। द्विसदनात्मक प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से। और संसदीय प्रणाली भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी 1917 में, जो कि अधिवेशन हुआ था कहाँ का? कोलकाता में। कोलकाता के अधिवेशन में बनी थी। और आपसे पूछे कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। तो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू। कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू बनी थी। और सरोजिनी नायडू के बारे में 1925 में ये अधिवेशन की थी। और कानपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इन्हें कांग्रेस के आपसे पूछे कि पहले अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी आप लोग ध्यान रखेंगे। WC बनर्जी थे कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1917 में इन्होंने क्या किया था? कोलकाता में अधिवेशन किया था। कांग्रेस की कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। भारतीय शब्द अगर लगा दे तो
और आंसर दूसरा हो जाएगा। तो हो जाएंगी सरोजिनी नायडू 1925 में अध्यक्षता की थी कानपुर अधिवेशन की। और भारत के कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे रमेश चंद्र बनर्जी, और कहाँ पे, मुंबई में अधिवेशन हुआ था और 1885 के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ठीक, पढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जय हिंद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं या फिर कैसा लगा। ठीक, तो